आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एमडी कैट बायोलॉजी में हमारा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का यूनिट है और 2022 के क्वेश्चन हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, वाटर एक्ट एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज ऑफ हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाई पोलैरिटी, कोहेजन एंड एडहेजन। अब अगर हम देखें तो प्रॉपर्टीज तो सारी की सारी वाटर की ही है, लेकिन उसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट किस वजह से कहते हैं? और उसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट हम कहते हैं उसकी पोलैरिटी की वजह से, क्योंकि उसके अंदर ये पोलर सब्सटेंस है और पोलर सब्सटेंस की वजह से जितने भी पोलर सब्सटेंसेस हैं ये उनको अपने अंदर डिसॉल्व कर लेते हैं। देयर इज अ हाई पोलैरिटी। इसी तरह से आप जानते हैं इसमें हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है और उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक वीक बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से ये ब्रेक करके आयनाइज भी हो सकता है। इसमें कोहेजन और एडहेजन भी होती है, यानी आपस में भी अट्रैक्शन होती है, दैट इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसी तरह से इसके अंदर एडहेजन भी होती है, यानी कि अदर मॉलिक्यूल्स के साथ। जैसे आप जानते हैं कि वाटर की सेलुलोज के साथ बहुत ज्यादा अफिनिटी होती है। आपने एक टर्म जो है वो पढ़ी होगी, दैट इज कॉल्ड द इम्बिबिशन। इम्बिबिशन जो है दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, वाटर के मॉलिक्यूल में, और सेलुलोज जो होता है सेल वॉल के अंदर, उसके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो इसको हम इम्बिबिशन कहते हैं। हीट ऑफ वेपोराइजेशन की अगर हम बात करें, इसकी वजह से जो वाटर है उससे क्या बायोलॉजिकली फायदा होता है? आप जानते हैं कि इसके रिजल्ट में बॉडी में कूलिंग इफेक्ट आता है। चाहे आप प्लांट्स को देख लें या आप एनिमल्स को देख लें और ह्यूमंस को देख लें, आप जानते हैं जब स्वेटिंग होती है तो उससे कूलिंग इफेक्ट जो है वो आएगा। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 2, लिपिड स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स बिकॉज ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन, हाई कार्बन ऑक्सीजन रेशियो, लो प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन, और हाई प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो इसमें जो लिपिड्स होते हैं दैट स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्योंकि उसके अंदर हाई प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, एंड वेरी लो प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन बहुत लो होता है। लेकिन क्योंकि जो एनर्जी स्टोर होती है वो कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड के दरमियान होती है, इस वजह से जो एनर्जी है वो यहाँ पर होगी। ठीक है। अब इसमें आप जानते हैं कि अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी में सबसे पहला नंबर जो है वो लिपिड्स का आता है, और लिपिड्स जो है वो सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एंड दैट इज अबाउट 9.1 किलो कैलोरी जो है वो 1 ग्राम लिपिड के एनर्जी देगा। इसी तरह से अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स के साथ इसको कंपेयर कर लें तो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो अबाउट 4 किलो कैलोरी या 3.8 फिगर लिखी होती है। इसी तरह से अगर हम प्रोटीन्स पे आ जाएं तो प्रोटीन जो है वो भी तकरीबन 4 किलो कैलोरी जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिपिड डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे। लेकिन सवाल समटाइम ये भी आ जाता है कि अगर आपके पास तीनों के तीनों कंपाउंड है जो कि एनर्जी देने वाले हैं, तो बताएं इसमें सबसे पहले एनर्जी कौन देगा, उसके बाद कौन देगा, और तीसरे नंबर पे किसका नंबर होगा? तो ये अगर आपको सीक्वेंस का पता है तो काइंडली जरा यहाँ बताएं कि किसको पता है कि सबसे पहले एनर्जी कौन देगा। चलिए इसका आंसर करें फौरन से। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड तीनों हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, तो सबसे पहले किसका नंबर होगा एनर्जी देने में? ओके जी, हमारा कह रही है कार्बोहाइड्रेट्स का। कार्बोहाइड्रेट्स का, यस, ओके जी, कार्बोहाइड्रेट्स का पहला नंबर। चले, पहला नंबर तो कार्बोहाइड्रेट्स का आ गया। दूसरा नंबर बताइए किसका है? दूसरा नंबर जो है वो प्रोटीन का नहीं है, दूसरा नंबर जो है वो लिपिड का है, और प्रोटीन का जो नंबर है वो नंबर 3 है। तो ये इसके अंदर सीक्वेंस है। तो इसका मतलब एट अ टाइम अगर सारी चीजें प्रेजेंट है तो पहले कार्बोहाइड्रेट्स देंगे, अगर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होंगे तो फिर लिपिड एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। आप जानते हैं कि अगर हम अपना कार्बोहाइड्रेट इनटेक कम कर दें तो लिपिड्स जो है वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, लिपिड यूटिलाइज होना शुरू हो जाते हैं। और अगर हम लिपिड्स भी ना लें तो उसके बाद फिर प्रोटीन जो है वो, अब प्रोटीन का क्योंकि मेन काम बॉडी की बिल्डिंग के अंदर होता है, मसल्स के अंदर होता है, जो है वो बोन्स के अंदर है, तो इसका मतलब है कि ये ज्यादातर स्ट्रक्चरल रोल प्ले करती है, इस वजह से एनर्जी देने में इसका तीसरा नंबर है। तो ये सीक्वेंस भी आपसे पूछा जा सकता है। बाकी आपको एलिमेंट का पता है कि नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीन में होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों के अंदर जो है वो कॉमनली प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाती है, विच ऑफ फॉलोइंग इज एन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड? ऑलिक एसिड, पामेटिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड और एसिटिक एसिड, कौन सा अनसैचुरेटेड है? ओके जी, इसमें अल्फा जो है ऑलिक एसिड वो अनसैचुरेटेड है, और अनसैचुरेटेड के अंदर भी अगर हम इसको मजीद स्पेसिफाई कर लें तो ये मोनो अनसैचुरेटेड है। मोनो अनसैचुरेटेड का मतलब ये होता है कि इसके अंदर एक ही डबल बॉन्ड होता है बिटवीन द कार्बन नंबर 9 एंड 10। इसके अलावा फिर बहुत सारे और भी हैं, लिनोलिक एसिड है, लिनोलिनिक एसिड है, हेक्सा डिकॉइज एसिड है, यानी जिसके अंदर मुख्तलिफ बॉन्ड बढ़ते जाएंगे और तक अप टू 6 डबल बॉन्ड तक इसके अंदर हो सकते हैं। तो ऑलिक एसिड जो है ये मोनो अनसैचुरेटेड है और प्लांट ओरिजिन होता है, बाकी सारे के सारे जो है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। आप इनमें प्रॉपर्टीज का आपको बताया कि जो सैचुरेटेड है वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, अनसैचुरेटेड जो है वो लिक्विड होते हैं। तो ये सारे के सारे जो आपको सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की पूरी लिस्ट है, मैं आपको ग्रुप के अंदर भी वो शेयर कर दूंगा लिस्ट, कि किसके अंदर कितने डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 तक डबल बॉन्ड हो सकते हैं। और इसी तरह से जो सैचुरेटेड है उसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं होता, उसकी भी एक पूरी लिस्ट है, आपको ये सारे के सारे जो है वो लर्न करनी है।
ओके जी, तो ये 3 सवाल हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं और उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ओके जी, मोनोसैकराइड्स हैव द जनरल फार्मूला रिप्रेजेंटेड बाय, कौन सा मोनोसैकराइड का जनरल फार्मूला है? 4 ऑप्शन है आपके पास, जरा फौरन से बताएं। ओके जी, मोनोसैकराइड जो है उसका जो जनरल फार्मूला है वो अल्फा, ये उसका जनरल फॉर्मूला है। कार्बोहाइड्रेट्स का भी पूछा जा सकता है, मोनोसैकराइड्स का भी पूछा जा सकता है, नंबर जो है वो वेरी करेंगे और लेकिन उसमें CnH2ON है, या इसको मगर इकट्ठा ये लिख दूं तो CH2ON ये भी बन सकता है अगर ये वाली ऑप्शन आ जाए मोनोसैकराइड्स का। और आप जानते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इसी तरह से ओलिगोसैकराइड्स हैं, फिर पॉलीसैकराइड्स हैं, 3 इसमें ग्रुप होते हैं। तीनों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपने कंपेयर करनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो पॉलीसैकराइड है वहां पर हमने इससे पहले भी बात की थी कि पॉलीसैकराइड जो है उसमें होमोपॉलीसैकराइड, उसमें हेटेरोपॉलीसैकराइड, और इसके अंदर जो बॉन्डिंग होती है जब वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं उसमें कौन कौन सी बॉन्डिंग होती है, 1-2 किसमें है, 1-4 किसमें है, 1-6 किसमें है, तो इसमें डिफरेंट ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस बन रहे हैं। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस वाले जो क्वेश्चन हैं वो भी आपने लाजमी इसके लर्न करने हैं और बड़े इंपॉर्टेंट भी हैं। और लेक्चर के दौरान हमने इसको डिस्कस भी किया था मजीद, मैं आपको ग्रुप के अंदर इसको शेयर भी कर दूंगा अगर ये लेक्चर को मजीद सुनना चाहे। क्वेश्चन नंबर 5 इज NAD is an example of mononucleotide, dinucleotide, trinucleotide और tetranucleotide। NAD जो है निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, देखिए इसके नाम के अंदर ही आ जाता है, तो ये बीटा जो है वो इसके अंदर करेक्ट होगा, डाई न्यूक्लियोटाइड। अब ये है क्या NAD? NAD इज वेरी इंपॉर्टेंट कोएंजाइम, ये एक कोएंजाइम है एंड दैट यूज्ड इन सेवरल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेसेस। अब जानते हैं मुख्तलिफ तरह के जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के प्रोसेस हो रहे होते हैं वहां पर यूज होता है। जैसे आपने फोटोसिंथेसिस में इसको पढ़ा है, NADP से NADPH2 बनना, फिर रेस्पिरेशन के अंदर आपने NAD से NADH बनता है, तो ये ऑक्सीडेशन के अंदर भी यूज होता है और ये रिडक्शन के अंदर भी यूज होता है। तो ये एक डाई न्यूक्लियोटाइड है। तो अब देखें कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, आप जानते हैं कि दे आर द सब यूनिट्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड एज वेल। जैसे कि अब DNA के अंदर देखते हैं वहां भी न्यूक्लियोटाइड है, RNA के अंदर देखते हैं वहां भी न्यूक्लियोटाइड है, ATP जो है वो भी एक न्यूक्लियोटाइड होती है। तो ये आपको याद रखना है कि इसकी कंपोजिशन क्या है, ये किस चीज से बना होता है। तो जब ये न्यूक्लियोटाइड है तो आप जानते हैं इसमें फिर पेंटोज शुगर होगी, इसके अंदर नाइट्रोजनस बेस एडेनिन है और इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि ये केमिकली किस चीज से बना हुआ है। तो केमिकली ये 3 चीजों से बना होता है और इसमें क्योंकि ये न्यूक्लियोटाइड है तो इसके अंदर एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन भी होती है, आपस में 2 न्यूक्लियोटाइड जब मिलते हैं तो आप जानते हैं उसमें एस्टर बॉन्ड बनते हैं। तो ये इस तरह के सवाल भी मजीद इसमें से पूछे जा सकते हैं। ओके जी, 2020 से ये क्वेश्चन पूछे गए थे। अब हम आ जाते हैं 2022 का जो पेपर था उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। और कुछ कंसेप्ट आप जानते हैं रिपीट भी होते हैं और कुछ जो है वो न्यू कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं। पहला है जी, ह्यूमन बोन सेल्स कंटेन डैश परसेंटेज ऑफ वाटर, 20, 40, 85 और 90। तो ह्यूमन बोन सेल जो होता है उसमें कम होता है वाटर की परसेंटेज, ये 20% उसके अंदर वाटर होता है। वैसे हम जानते हैं कि 85, 90% तक भी वाटर हो सकता है, लेकिन बोन सेल्स के अंदर वाटर जो है वो 20% होता है। Unique three-dimensional shape of the fully folded polypeptide constitutes the primary structure of the protein, secondary structure of the protein, tertiary structure of the protein और quaternary structure of the protein। ये थ्री डायमेंशनल शेप जो होती है दैट इज अ फुली फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड, तो इसमें आपको कौन सा स्ट्रक्चर मिलेगा? इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। अब टर्शियरी स्ट्रक्चर फुली पॉलीपेप्टाइड चेन की बात हो रही है। अब टर्शियरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर ये दो बेसिक स्ट्रक्चर याद रखें, ये बेसिक स्ट्रक्चर अगर आपने प्रोटीन को क्लासिफाई करना है। क्योंकि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है जिन प्रोटीन के अंदर आप जानते हैं वो जो क्लास है प्रोटीन की उसको हम फाइब्रस प्रोटीन्स कहते हैं, और जिनके अंदर टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स। अब टर्शियरी स्ट्रक्चर में अगर तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन है तो उसके अंदर टर्शियरी स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर उसके अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन ज्यादा हो और हर एक के अंदर टर्शियरी स्ट्रक्चर हो तो फिर आपने क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर जो है वो चूज करना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख देता हूँ, ये एक प्रोटीन है हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन एक ग्लोबुलर प्रोटीन है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताएं इसके अंदर ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या बनेगा, तो इसके अंदर ओवरऑल स्ट्रक्चर क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बनेगा, क्योंकि इसके अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है और 4 पॉलीपेप्टाइड चेन में हर एक चेन जो है उसके अंदर टर्शियरी स्ट्रक्चर है, तो ये मिलकर क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बन जाएगी। लेकिन अगर हीमोग्लोबिन के अंदर पूछा जाए कि जी बेसिक स्ट्रक्चर कौन सा है जिसकी बेस पर हम इसको क्लासिफाई करते हैं, तो बेसिक आपने टर्शियरी ही बताना है, तब क्वार्टरनरी नहीं बताना, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर दो ही हैं, टर्शरी एंड सेकेंडरी। तो टर्शरी मिलके क्वार्टरनी बनाते हैं, तो क्वार्टरनी कोई अलग से स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि दैट सिंपली द एग्रीगेशन ऑफ द टर्शरी स्ट्रक्चर।
उसके अंदर नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन 8 है, ब्यूटारिक एसिड इज डैश कार्बन फैटी एसिड। ब्यूटारिक एसिड में क्या 6 कार्बन होते हैं, 4 होते हैं, 2 होते हैं या 8 होते हैं? तो ब्यूटारिक एसिड के अंदर जो कार्बन है वो 4 होते हैं। अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं, तो क्योंकि ये एक फैटी एसिड है, तो इसका फॉर्मूला है C3H7COOH। ये इसका फॉर्मूला है। कार्बन 3 और 1, 4 कार्बन इसके अंदर है। और आप जानते हैं कि जितने भी फैटी एसिड होते हैं उसके अंदर एक चीज कॉमन होती है, और वो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बन की चेन लंबी होती जाएगी, कार्बन और हाइड्रोजन, लेकिन कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो सबके साथ एंड पे लगा होगा। क्योंकि अगर मैं जनरल फॉर्मूला लिखता हूँ फैटी एसिड का, तो आप जानते हैं कि ये जनरल फॉर्मूला फैटी एसिड का, ये जो आर होते हैं नंबर ऑफ कार्बन है, और हाइड्रोजन है, हाइड्रोकार्बन की चेन है जो कि वेरी कर सकता है। जैसे ब्यूटारिक एसिड के अंदर यहाँ आर की जगह मैंने C3H7 लगा दिया। अगर मैं इसी तरह से पामेटिक एसिड लिखूंगा, तो उसकी जगह मैं आर की जगह जो है वो कार्बन के नंबर और हाइड्रोजन के नंबर जो है वो चेंज कर दूंगा। अगर मैं ऑलिक एसिड लिखूंगा, तो यहाँ पर नंबर जो है वो चेंज कर दूंगा। तो इस तरह से आर ग्रुप जो है उसके नंबर चेंज होते रहते हैं। ओके जी, उसके बाद आ जाते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच आर फॉलोइंग इज ए कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल जो है वो कौन सा है? प्रोटीन है, लिपिड है, ग्लाइकोप्रोटीन है या विटामिन है? तो इसके अंदर आप जानते हैं कि कॉन्जुगेटेड उसको कहते हैं जिसमें दो डिफरेंट कैटेगरीज के कंपाउंड अटैच होते हैं। तो इसमें जो करेक्ट है दैट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन। और ये ग्लाइकोप्रोटीन जो है इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस भी है। आप जानते हैं कि जो ज्यादातर सेल सक्रीशंस हैं, मोस्ट ऑफ द सेल सक्रीशंस, वो ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो होती हैं। इसी तरह से ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो इवन रिसेप्टर्स के तौर पे भी काम करते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो एंटीजेंस के तौर पे भी काम करते हैं। तो ये बहुत सारे फंक्शन ग्लाइकोप्रोटीन, इस तरह से लिपोप्रोटीन है, ग्लाइकोलिपिड्स हैं, दीज आर द कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। लेकिन प्रोटीन, लिपिड, विटामिन ये तीनों एक ही कैटेगरी से हैं, तो इसको हम कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल नहीं कहेंगे। अगला सवाल है जी, हाइड्रोलिसिस प्रोसेस इज रिवर्स ऑफ द डैश प्रोसेस, फोटोलाइसिस, कंडेंसेशन, डिडक्शन और कन्वेक्शन। तो हाइड्रोलिसिस जो होता है वो किसी चीज में वाटर को ऐड करके ब्रेक करना, उसका रिवर्स जो होता है वो कंडेंसेशन होता है। अब दोनों में फर्क क्या होगा? मजीद क्वेश्चन किस तरह से इसमें पूछे जा सकते हैं? अब मिसाल के तौर पर अगर हम ये कहते हैं कि किसी जगह पर हाइड्रोलिसिस हो रही है, तो इसका मतलब है किसी भी कंपाउंड की ब्रेक डाउन हो रही है, ब्रेक डाउन ऑफ द कंपाउंड। और अगर कंडेंसेशन हो रही है, तो इसका मतलब है कि इस वक्त किसी कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है, फॉर्मेशन। अब मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं जी, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, तो इसका मतलब है ये कंडेंसेशन, इसके अंदर जो है वो कंडेंसेशन है, फॉर्मेशन ऑफ द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये डाइसैकेराइड बन रहे हैं, ओलिगोसैकेराइड बन रहे हैं, पॉलीसैकेराइड बन रहे हैं, तो कंडेंसेशन के प्रोसेस से बन रहे हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि स्टार्च ब्रेक कर रहा है, माल्टोज में कन्वर्ट हो रहा है, या माल्टोज जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस दौरान हाइड्रोलिसिस होगी। तो हाइड्रोलिसिस किसी चीज की ब्रेकडाउन के लिए, और कंडेंसेशन किसी चीज की फॉर्मेशन के लिए यूज होता है। हाइड्रोलिसिस जो है इसमें कुछ और टर्म भी यूज होती हैं, इसके लिए हम वर्ड हाइड्रेशन भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वाटर ऐड होता है। और इसके लिए हम वर्ड जो है वो डिहाइड्रेशन यूज कर सकते हैं। तो डिहाइड्रेशन जो है उसमें रिमूवल ऑफ वाटर जो है वो हो रही होती है। उसके बाद आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 11 पे। प्रोटीन्स और द मेन डैश ऑफ द सेल, फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट, फंक्शनल कंपोनेंट, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट और बायोलॉजिकल कंपोनेंट। अब ये आपके पास चार ऑप्शन हैं। वैसे तो मैं यहां अगर आपको बताऊं कि सारे भी सही हो सकते हैं, लेकिन अब यहाँ आपसे मैंने पूछा कि मेन क्या काम करते हैं किसी भी सेल में, और मैं ये ऊपर आपको एक्सप्लेन भी करके आया हूँ कि मेन इसका रोल जो होता है वो स्ट्रक्चरल रोल होता है मेन, बिकॉज दे आर यूज इन द फॉर्मेशन और द बिल्डिंग ऑफ द बॉडी, बॉडी की बिल्डिंग के लिए जो वो यूज होते हैं। फिजियोलॉजिकल रोल है, फंक्शनल रोल है इसका, कि जिनजाइम के तौर पे काम कर रहे हैं। हार्मोन्स होते हैं बहुत सारे, प्रोटीन। इसी तरह से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरियर है, वो प्रोटीन है। मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करती है, वो प्रोटीन है। फाइब्रिनोजिन ब्लड क्लॉटिंग करती है, वो प्रोटीन है। एंटीबॉडीज जो होती है वो डिफेंस का काम करती है, वो प्रोटीन है। फंक्शनल रोल भी है। बट बॉडी में आपने ये पढ़ा है कि सेल का 50% जो ड्राई वेट होता है वो प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो इसका मतलब है जो इंपॉर्टेंट रोल इसका है वो स्ट्रक्चरल रोल जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला सवाल है, द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड दैट हैव बीन फाउंड टू ऑकर इन सेल एंड टिश्यूज और 170, 25, 20 और 45। तो इसमें जो सेल के अंदर फंक्शनल होते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं, वो टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड जो है वो हमारे पास जो है वो 170 अमाइनो एसिड जो है वो टोटल नंबर है। अगर तुम्हें टोटल नंबर लिखता हूँ, अब यहाँ थोड़ा सा आप इसमें इनको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ। टोटल नंबर है वो 170। अब उसमें से जो 25 होते हैं दैट फाउंड इन सेल्स और टिश्यूज, और ये इनका फंक्शनल जो है वो नॉन फंक्शन है हमारे पास। और इसमें जो 20 होते हैं वो यूज टू मेक प्रोटीन्स। अगर ये आ जाए कि प्रोटीन्स बनाने के लिए जो है वो कितने हमें चाहिए होंगे, तो वो हमारे पास जो है वो टोटल 20 जो है वो अमाइनो एसिड प्रोटीन बनाने के लिए
चाहिए होते हैं हमारे। तो अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड की यहाँ बात की गई है जो प्रेजेंट हो सकते हैं वो 170 है। लेकिन अगर पूछा जाए कि कितने जो है वो फंक्शन रोल बना रहे हैं, यानी कितने जो है वो प्रोटीन या अदर फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, वो 25 है। लेकिन मोस्ट कॉमनली जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन बना रहे हैं, वो प्रोटीन जो है वो बनती है 20 अमाइनो एसिड से। जैसा कि साथ ही अगला सवाल दे दिया कि मोस्ट प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ डैश टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड। अब वही सवाल है कि ज्यादातर प्रोटीन जो है वो 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है। तो तीनों कैटेगरीज मैंने आपको यहाँ बता दी हैं, और इसमें कोई भी सवाल आता है वो आप बता सकते हैं। देखें, समटाइम कुछ ऐसे अमाइनो एसिड होते हैं जो प्रोटीन नहीं बनाते हैं, जिनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं। यहाँ मैं एक वर्ड जो है वो लिख देता हूँ। दीज अमाइनो एसिड आर कॉल्ड नॉन प्रोटीनोजेनिक अमाइनो एसिड। नॉन प्रोटीनोजेनिक यानी उसका कोई और रोल हो सकता है जो कि प्रोटीन फॉर्मेशन में यूज नहीं हो रहे। जैसा कि आपने देखा कि एक हमने थायरॉक्सिन का पढ़ा था कि दैट इज अमाइनो एसिड डेरिवेटिव, तो इसका मतलब है कि वो वहां प्रोटीन बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं होता, वो एज ए हार्मोन काम कर रहा होता है। इसी तरह से बहुत से और हार्मोन्स भी हैं जो कि हार्मोन जो है वो प्रोटीन हैं या अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स हैं, लेकिन उनमें से प्रोटीन बनाने में उनका रोल नहीं है। इसके अलावा कुछ और अमाइनो एसिड जो कि अदर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं लेकिन वो प्रोटीन नहीं बनाते, तो उसको हम नॉन प्रोटीनोजेनिक अमाइनो एसिड कहते हैं। तो प्रोटीन बनाने वाले जो है उनमें से सिर्फ और सिर्फ 20 हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, in if in lipid there is a high proportion of unsaturated fatty acid, then it will be oil, waxes, phenol और fats। तो क्या होगा अगर उनमें अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो ज्यादा होंगे? जी, तो उसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑयल होंगे। ऑयल में अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो ज्यादा होंगे, और अगर सेचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होंगे तो फिर उनको हम फैट्स कहते हैं। तो दो ही वर्ड यूज होते हैं। फैट्स जो वर्ड यूज होता है ये यूज होता है सेचुरेटेड फैटी एसिड के लिए, और जो ऑयल का वर्ड यूज होता है ये होता है अनसेचुरेटेड फैटी एसिड के लिए। ये बात याद रखना है। और ऑयल जो है आप जानते हैं वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और फैट्स होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और ये भी याद रखना है कि ऑयल्स होते हैं वो मोस्टली प्लांट ओरिजिन होते हैं, ये आपने याद रखना है। और जो होते हैं हमारे पास फैट्स, ये मोस्टली एनिमल ओरिजिन होते हैं, एनिमल ओरिजिन। लेकिन अगर पूछा जाए कि कौन से ऑयल हैं जो एनिमल ओरिजिन है, तो आपका जो आंसर इसके अंदर है वो है फिश ऑयल। अब फिश ऑयल एक अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है और ये एनिमल ओरिजिन होते हैं, ये आपने इसमें याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए जी, ऑल एंजाइम्स और फाइब्रस प्रोटीन, लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन, लिपोप्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। जी, जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। अभी हम उस पर बात करके आए हैं। इनके अंदर बेसिक टर्शरी स्ट्रक्चर होता है और ये ग्लोबुलर क्लास ऑफ प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, द रिएक्टेंट्स ऑन विच एंजाइम्स वर्क और कॉल्ड द प्रोडक्ट, सबस्ट्रेट, मेटाबोलाइट्स और कैटाबोलाइट्स। एंजाइम जिस पर एक्ट करते हैं वो सबस्ट्रेट होते हैं और उन सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर। तो इसमें जो चार्ली ऑप्शन है वो करेक्ट है जी। फातिमा शौकत इनका करेक्ट आंसर है। इसके बाद है जी इसमें मैं बता चुका हूँ अमाइनो एसिड का कि अगर तो पूछा जाए कि अमाइनो एसिड कितनी टाइप है, टोटल 170 हैं, और उनमें से 25 जो होती हैं वो फंक्शनल रोल प्ले करती हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रोटीन 20 से ही बनती है, लेकिन 25 कैन बी यूज टू मेक द प्रोटीन और अदर फंक्शंस। तो इस तरह से सवाल उसमें पूछा जाएगा। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइजेस ऑफ इनऑर्गेनिक आइंस, कोएंजाइम्स, एक्टिवेटर, प्रोस्थेटिक ग्रुप और एपोएंजाइम। कौन से इनऑर्गेनिक आइन से बने होते हैं? जी, बीटा इज करेक्ट। बीटा जो एक्टिवेटर हैं जो कि डिटैचेबल इनऑर्गेनिक आइंस होते हैं, और ज्यादातर जो है वो मेटल आइंस होते हैं जो कि एंजाइम्स के साथ अटैच होते हैं, इनको हम कोफैक्टर कहते हैं। अब कोफैक्टर आप जानते हैं ऑर्गेनिक भी होते हैं और इनऑर्गेनिक भी होते हैं। तो मोस्टली जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर हैं वो कोएंजाइम भी ऑर्गेनिक हैं और प्रोस्थेटिक ग्रुप भी ऑर्गेनिक है। तो ये दोनों के दोनों कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक होते हैं। लेकिन इसमें ये होता है कि अगर वो टाइटली बाउंडेड है तो वो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, और अगर वो लूजली अटैच होता है तो उसको हम कोएंजाइम कहते हैं। तो एक्टिवेटर जो होता है वो एंजाइम के साथ अटैच होता है और वो लूजली बाउंडेड होता है, लेकिन ये मेटल आइन होता है। अगला क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एंटिटी, माइकोप्लाज्मा, इकोलाई, हर्पीस वायरस और डिप्लोकोकाई। अब नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एंटिटी क्या होती है? आप जानते हैं वायरसेस के अंदर सेल नहीं होते, तो इस वजह से इसका चार्ली करेक्ट ऑप्शन होगा। लेकिन माइकोप्लाज्मा, इकोलाई, डिप्लोकोकस, आप जानते हैं सारे के सारे बैक्टीरिया हैं, और बैक्टीरिया सेलुलर होते हैं, इन्फेक्शियस हो सकते हैं लेकिन ये सेलुलर होते हैं। तो यहाँ पर हर्पीस वायरस जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। Dash or the specific structure related to monosaccharides, glycosidic bond, keto group, maltose
और फ्रुक्टोज, कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है दैट इज रिलेटेड टू द मोनोसैकेराइड्स? जी बताएं जरा इसका आंसर आप जल्दी से। स्ट्रक्चर बताना है, मोनोसैकेराइड नहीं बताना। स्ट्रक्चर कौन सा है जो मोनोसैकेराइड के साथ रिलेट करता है? सब लोग जो है वो डी कह रहे हैं, फ्रुक्टोज, कि फ्रुक्टोज तो इटसेल्फ मोनोसैकेराइड है। कुछ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कह रहे हैं, कुछ कीटो ग्रुप कह रहे हैं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है जी वो कीटो ग्रुप है। कीटो आ जाए या एल्डो आ जाए तो ये इसके साथ रिलेट करता है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मोनोसैकेराइड के साथ रिलेट नहीं करता, क्योंकि मोनोसैकेराइड में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो होता ही नहीं। ये तो डाई में होगा, ओलिगो में होगा, पोली में होगा। और फ्रुक्टोज होते हैं वो खुद मोनोसैकेराइड हैं। तो किसी भी मोनोसैकेराइड में या तो एल्डो शुगर होगी या कीटो शुगर होगी, इन दोनों में एक ग्रुप लाजमी कोई प्रेजेंट होगा। तो इस वजह से इसके अंदर बीटा जो है वो करेक्ट है। जी पहला सवाल है, विच जनरल फॉर्मूला सेटिस्फाइड फॉर द मोनोसैकेराइड? कौन सा जनरल फॉर्मूला मोनोसैकेराइड को सेटिस्फाइड करेगा? ए, बी, सी या बोथ ए एंड सी? कि इसमें जो सी है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि ये मोनोसैकेराइड के लिए CH2ON, एन जो होंगे, एन और द नंबर ऑफ कार्बन। तो बताएं कि कितने कार्बन हो सकते हैं मोनोसैकेराइड में, ये नंबर कहां तक इनमें वेरिएशन हो सकती है? जी नंबर जो होंगे इसके 3 to 7 होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है जी, द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच हैज हाई मॉलिक्यूलर वेट एंड स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड और माल्टोज? जिनमें हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है वो पॉलीसैकेराइड है। ठीक है। अच्छा, एक ऐसा पॉलीसैकेराइड भी है जिसके अंदर हम जिसको कह सकते हैं लो मॉलिक्यूलर वेट पॉलीसैकेराइड। चलिए इसका आंसर करें, लो मॉलिक्यूलर वेट पॉलीसैकेराइड कौन सा है? अच्छा जी, ये चीज नोट कर लें, यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लो मॉलिक्यूलर वेट पॉलीसैकेराइड जो है वो है डेक्स्ट्रिन। डेक्स्ट्रिन इज लो मॉलिक्यूलर वेट पॉलीसैकेराइड। अच्छा, इसमें एक चीज जो इंपॉर्टेंट है कि जब कोई पॉलीसैकेराइड ब्रेक करता है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि स्टार्च है। अब स्टार्च जब ब्रेक करता है तो सबसे पहले लो मॉलिक्यूलर वेट पॉलीसैकेराइड बनाता है। स्टार्च तो हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीसैकेराइड है, लेकिन जब ये ब्रेक करेगा तो ये लो मॉलिक्यूलर वेट पॉलीसैकेराइड बनेगा, विच इज कॉल्ड द डेक्स्ट्रिन। अब जब डेक्स्ट्रिन फर्दर ब्रेक करेगा तो फिर ये, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि डाइसैकेराइड बनाएगा, तो कौन सा डाइसैकेराइड बनाएगा? तो हम जानते हैं कि ये माल्टोज बनाएगा। और जब ये ब्रेक करके मोनोसैकेराइड बनाएगा तो मोनोसैकेराइड जो है वो कौन सा बनाएगा? मोनोसैकेराइड जो है वो ग्लूकोज बनाएगा। तो ये एक सीक्वेंस है और ये आ सकता है कि लो मॉलिक्यूलर वेट पॉलीसैकेराइड कौन सा होता है। तो उसके बाद आ जाते हैं हम 11 पे। Among the following, which acid is an unsaturated? Butyric acid, palmitic acid, oleic और both B and C? अगेन आपको पता है कि ये क्वेश्चन जो है इसी तरह के रिपीट होते हैं। तो oleic acid जो है मैंने बताया कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, ये एक ही डबल बॉन्ड इसके अंदर प्रेजेंट होता है। बैकबोन ऑफ द amino acid comprises of the R group, amino group, peptide bond or the carboxylic group. Which is the backbone of the amino acids? अच्छा, अमाइनो एसिड जो होते हैं वो वेरी करते हैं, और किस बेस पर वेरी करते हैं? वो वेरी करते हैं आर ग्रुप की बेस पर। ठीक है। अब इसमें आर ग्रुप जो है ये एक वेरिएबल ग्रुप है, क्योंकि 2017 के अंदर ना जो पेपर आया था वो रिकंडक्ट हुआ था और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से वो रिकंडक्ट हुआ था, तो उसमें कुछ सवाल प्रॉब्लमेटिक हैं। अब मैं यहाँ थोड़ा सा इसमें आपको बता दूं कि ये प्रॉब्लमेटिक है वो किस तरह से है। कि जो बैकबोन वर्ड यूज किया गया है, एक्चुअली ये एक फंक्शनल ग्रुप वर्ड होना चाहिए था अमाइनो एसिड के लिए, फंक्शनल ग्रुप, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आर जो है सेलेक्ट करूंगा। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ, जो कि वेरी कर रहा है अमाइनो एसिड्स के दरमियान। बाकी उसके अंदर अमाइनो ग्रुप है, उसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, वो तो सबके अंदर सेम होता है। अब जो पेप्टाइड बॉन्ड है, ये पेप्टाइड बॉन्ड हम जानते हैं कि ये बिटवीन अमाइनो एसिड होता है। ये अगर हम ये कह सकते हैं कि अमाइनो एसिड्स के दरमियान कौन सी चीज जो है जो उसको लिंक कर रही है, तो वो पेप्टाइड बॉन्ड होना चाहिए था। तो यहाँ एक्चुअली जो फंक्शनल ग्रुप है या वेरिएबल ग्रुप जो होता है, या उन्होंने एक यूनिक ग्रुप जो है ये यूनिक टू ऑल अमाइनो एसिड, तो यूनिक टू एवरी अमाइनो एसिड, तो इस तरह से करके इसकी स्टेटमेंट आनी थी, जिसकी वजह से ये आर ग्रुप जो है वो इसमें आना है। उसके बाद ये 13 क्वेश्चन है, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इज मेजर फैक्टर इन विच टाइप ऑफ द प्रोटीन क्लासिफिकेशन? अब सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, आप जानते हैं कि प्रोटीन क्लासिफिकेशन में हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स लेके आते हैं, उसमें जो सीक्वेंस को शो करता है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर है। और इसी तरह से जब उसके अंदर अगर आ जाए जी फोल्डिंग अगर हो रही है और ये हेलिक्स की फॉर्म में अगर स्ट्रक्चर शो हो रहा है तो वो सेकेंडरी प्रोटीन होगी। इसी तरह से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो अगर फोल्डिंग अपॉन इटसेल्फ, अगर उसमें फोल्डिंग हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये टर्शरी स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चरल फॉर्म जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन की है, तो प्राइमरी नंबर को भी शो करता है, सीक्वेंस को भी शो करता है। अब हेलिक्स का अगर पूछ लिया जाए, समटाइम यहाँ पर बॉन्डिंग का भी पूछ लिया जाता है कि हेलिकल अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर है तो इसके अंदर सेकेंडरी स्ट्रक्चर को कौन सा बॉन्ड जो है वो मेंटेन करता है, तो आप बताएंगे कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है यहाँ इस स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। अब टर्शरी स्ट्रक्चर में आ जाए तो टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साथ आप जानते हैं इसमें
आयनिक बॉन्ड्स भी आ जाते हैं, और साथ जो है वो डाइसल्फाइड जो बॉन्ड है या डाइसल्फाइड जो ब्रिजेस हैं वो भी इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये जो इसके स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को मेंटेन, इसी तरह से क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है उसमें हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन आ जाता है। तो ये सारे एक इंटरेक्शन होते हैं, और आप जानते हैं कि जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं ये सेंसिटिव होती हैं कि अगर हीट टेम्परेचर वगैरह तो ये डिसऑर्गेनाइज होना शुरू होती है, क्योंकि इनके दरमियान सिंपल इंटरेक्शन होते हैं जो कि डिसऑर्गेनाइज हो सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द सब यूनिट ऑफ डीएनए? फॉस्फोरिक एसिड, बेस, न्यूक्लियोटाइड्स और शुगर। कौन सा सब यूनिट है डीएनए का? जी, यस, डीएनए का जो सब यूनिट है वो न्यूक्लियोटाइड है। अब न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें आ जाती हैं, उसमें बेस भी आ जाती है, शुगर भी आ जाता है, और फॉस्फोरिक एसिड भी आ जाता है। अब यहाँ अगर मैं इसी स्टेटमेंट को दूं, समटाइम ऐसी स्टेटमेंट भी आ जाती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए, तो स्टेटमेंट समझने में भी प्रॉब्लम आती है तो उसको आपने समझना है। मैं कहता हूँ जी, विच वन ऑफ फॉलोइंग, वो कौन सा एक है दैट इंक्लूड ऑल अदर्स, जो बाकी तमाम को इंक्लूड कर लेता है। तो अब इसका क्या आंसर होगा? जी, अगर मैं ये कहूं कि कौन सा एक स्ट्रक्चर है जो सबको इंक्लूड करेगा, यस, तो अगेन जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो न्यूक्लियोटाइड ही होगा, क्योंकि ये वो स्ट्रक्चर है जिसने इन तमाम को इंक्लूड कर लेना है, जो तमाम के मिलने से बना है। फॉस्फोरिक एसिड भी है, बेस भी है, और इसके अंदर शुगर भी प्रेजेंट होते हैं। जी, ओके, इसके बाद आ जाते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। द टाइप ऑफ बॉन्ड इन अल्फा हेलिक्स इज 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अल्फा हेलिक्स के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर होता है? यस, अल्फा हेलिक्स के अंदर आपको हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा, या सिंपली आप कहते हैं कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड है वो प्रेजेंट होता है। इसी तरह से अगर मैं आपसे ये कहूं कि जो डीएनए का हेलिक्स है, हेलिक्स ऑफ डीएनए, वो भी एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, और आप जानते हैं कि उस हेलिक्स को जो मेंटेन करता है वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स को मेंटेन करता है। अब ये बताएं कि 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है वो कौन से जो है वो कंपाउंड के अंदर होता है? चलें जल्दी से बताएं, अभी तक मैं देखता हूँ कि कितनी तैयारी है आपकी। 1,2 ग्लाइकोसिडिक, ये एक कार्बोहाइड्रेट के अंदर है, और ये सुक्रोज के अंदर, सिर्फ इसी के अंदर 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, बाकी और किसी के अंदर 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं है। और इसी वजह से ये एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी, ये भी सवाल आ सकता है, कौन सी नॉन रिड्यूसिंग शुगर है? तो आप बताएंगे सुक्रोज है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब इसके अंदर क्योंकि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होता है, और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के दरमियान 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन जाता है, और इनमें जो लिंकेज बनता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, वो दोनों एनोमेरिक कार्बन के दरमियान बन जाता है, यानी कार्बोनाइल कार्बन के दरमियान बन जाता है, और कोई भी कार्बोनाइल कार्बन फ्री नहीं रहती। तो ये सुक्रोज के अंदर, बाकी अगर आप माल्टोज में देखेंगे, लैक्टोज में देखेंगे, तो आपको 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा। आप बताएं कि 1,4 के साथ साथ 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी बनता है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। 1,6 किसके अंदर बनेगा? जी, अमाइलोपेक्टिन कह रही हैं आदिया, अमाइलोपेक्टिन। यस, देखिए अमाइलोपेक्टिन के अंदर भी 1,6 है, और ग्लाइकोजन के अंदर भी 1,6 है। अब इन दोनों के अंदर 1,4 के साथ साथ 1,6 भी है। तो याद रखना है कि 1,6 उनके अंदर बनेगा जो कि ब्रांच्ड होंगी। तो यहां पर हमें ब्रांचिंग नजर आती है, जिसकी वजह से इनके अंदर 1,4 के साथ साथ 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी प्रेजेंट होता है। Question number 16 है, enzyme has what effect on the end product? They alter the product. The nature of the product is completely changed. No effect. End product is obtained, is not obtained. क्या enzyme का जो उनकी नेचर होती है एंड प्रोडक्ट की, उस पे इफेक्ट क्या होता है? एंड प्रोडक्ट की नेचर पे कोई इफेक्ट नहीं होता, नेचर सेम रहती है। सिर्फ एंजाइम जो है दे सिंपली फैसिलिटेट द सबस्ट्रेट टू चेंज इनटू द प्रोडक्ट्स, लेकिन उनकी नेचर जो है वो इफेक्ट नहीं होती। अगला सवाल है जी, लॉक एंड की मॉडल वाज एक्सप्लेन्ड बाय द कॉशलैंड, डीडिव, इमिल फिशर और ड्रैक। किसने एक्सप्लेन किया लॉक एंड की मॉडल? लॉक एंड की मॉडल जो है वो इमिल फिशर ने एक्सप्लेन किया, और जो इंड्यूस फिट मॉडल था वो कॉशलैंड ने एक्सप्लेन किया। इंड्यूस फिट। अब देखिए दोनों के अंदर जो बेसिक डिफरेंट होगा, एंजाइम वाला हमारा ये अलग से एक
यूनिट भी होगा, वहां पे भी इस पर डिटेल में बात करेंगे कि कोशलैंड ने इंड्यूस्ड फिट पैटर्न बताया, उसके अकॉर्डिंगली कुछ एंजाइम उसने कहा कैसे होते हैं जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो डिफरेंट सबस्ट्रेट को भी अटैच कर सकते हैं। जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है, ये एक इंड्यूस फिट मॉडल को एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को भी रिएक्ट करवा सकता है, वो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ भी अटैच कर सकता है। तो वो एक इंड्यूस फिट मॉडल को जो है वो, इसको ऐसे हम जो है वो उनके लिए हम जानते हैं कि रेगुलेटरी एंजाइम्स हम उनको कहते हैं कि वो अदर सबस्ट्रेट को भी अटैच कर सकते हैं। लेकिन जो बाकी एंजाइम है, जैसा कि अगर मैं कहता हूँ जो माइलेज है, अमाइलेज जो होंगे वो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के सबस्ट्रेट को अटैच करेंगे, तो वो लॉक एंड की मॉडल को एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, नेम द इनहिबिटर व्हिच कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग मोर सबस्ट्रेट। कौन से इनहिबिटर का इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो सकता है, कंपेटिटिव का, परमानेंट का, नॉन कंपेटिटिव का या इरिवर्सिबल का? तो ये है कंपेटिटिव इनहिबिटर, क्योंकि ये एक्टिव साइट के साथ जुड़ा होता है, तो इसका इफेक्ट जो है वो न्यूट्रलाइज हो सकता है जब हम जो है वो सबस्ट्रेट की अमाउंट को इंक्रीज करते हैं। ओके जी, 2017 के अंदर ये क्वेश्चन थे हमारे पास। अब हम आ जाते हैं 2018 पे। 2018 के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आए उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला सवाल है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स द अल्फा हेलिक्स ऑफ प्रोटीन इन इट्स प्लेस? आर ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, डाइसल्फाइड बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा अल्फा हेलिक्स को अपनी प्लेस पर रखता है? इस पे भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया है कि डीएनए के अंदर भी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन का उसको भी मेंटेन करने के अंदर अल्फा हेलिक्स जो है वो रोल प्ले करते हैं। अगला सवाल है जी, इफ मॉलिक्यूल कैन बाइंड टू अनदर साइट ऑफ द एंजाइम रादर देन द ट्रू एक्टिव साइट इज रेफर्ड एज द कंपेटिटिव इनहिबिटर, एलोस्टेरिक इनहिबिटर, नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर्स और इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स। तो कौन सा करेक्ट है इसमें? करेक्ट नॉन, क्योंकि इसने पूछा है कि उसको क्या कहेंगे जो मॉलिक्यूल उसके साथ अटैच हो रहा है। अगर पूछते हैं व्हाट्स दैट फिनोमेना, तो फिर हम कहते हैं एलोस्टेरिक इनहिबिशन। ओके जी। अच्छा जी, अब मैं यहाँ एक और इनहिबिटर मैं आपको बता दूं, उसका नाम है अनकंपेटिटिव। ये यहाँ पे किसी ने पूछा था, तो मैं बता देता हूँ अनकंपेटिटिव। अब देखिए, एक तो है कंपेटिटिव इनहिबिटर। ये ऐसा इनहिबिटर होता है जो कि अटैच होगा एक्टिव साइट के साथ, जहां पर सबस्ट्रेट ने जुड़ना है वहीं ये जुड़ेगा। नॉन कंपेटिटिव जो होता है, ये ऐसा है जो कि अदर देन एक्टिव साइट अटैच होगा, या उस अदर देन एक्टिव साइट को हम एलोस्टेरिक साइट भी कहते हैं। जो अनकंपेटिटिव है, ये किसके साथ अटैच होगा? ये अटैच होगा ईएस कॉम्प्लेक्स के साथ। एंजाइम सबस्ट्रेट जब कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, तो उस वक्त अगर वो वहां पर जाकर अटैच होकर इनहिबिशन करें, तो उसको हम कहते हैं अनकंपेटिटिव इनहिबिटर। ओके जी, उसके बाद सवाल आ गया हमारे पास, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ वाटर। कैसे बनता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड? जी, अभी हमने बात की कि यहाँ पर जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा वो वाटर की रिमूवल से बनेगा, इसके लिए हमने वर्ड यूज किया था कंडेंसेशन। तो चार्ली इज करेक्ट। A complete turn of the double helix of DNA comprises of 34 nanometer, 3.4 nanometer, 3.4 angstrom या 34 माइक्रोमीटर। इसमें जो करेक्ट है, आप जानते हैं कि जो दो न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान डिस्टेंस कितना होता है, वो है 0.34 नैनोमीटर। तो एक कंप्लीट टर्न में जो डिस्टेंस होगा वो 3.4 नैनोमीटर हमें मिलेगा। 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रॉम वर्ड यूज होता है। ये इसको जरा करेक्ट कर ले। मेरा ख्याल है कि सारे लोग जो आंसर कर रहे हैं, किसी ने भी सी का जो आंसर नहीं किया। लेट मी चेक अगेन कि क्या ये आपने पढ़ा नहीं हुआ कि जो डिस्टेंस जो होता है, अगर तो मैं कहता हूँ बिटवीन द टू न्यूक्लियोटाइड, तो हो जाएगा 0.34 नैनोमीटर। और अगर आ जाएगा कंप्लीट टर्न जिसके अंदर 10 न्यूक्लियोटाइड्स के पेयर्स होते हैं, तो उसमें हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रॉम यूनिट जो है वो करेक्ट है। सी इज करेक्ट। अगला सवाल है, द एंजाइम रिक्वायर्ड इन द ग्लाइकोलाइसिस और प्रेजेंट इन द गोल्गी apparatus, सेल साइटोप्लाज्म, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्री। कहां पर प्रेजेंट होंगे जो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर एंजाइम्स यूज होंगे? तो हमने ये देखा था कि ये जो फिनोमिना होता है, ये साइटोसोल में होता है, यानी कि ये माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर होता है, जिसकी वजह से जिसके जो एंजाइम है वो साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। जी, उसके बाद सवाल आ गया जी, क्वेश्चन नंबर 24 है, which lipids is totally hydrophilic and insoluble? Totally hydrophilic and insoluble. That is the triglyceride, waxes, phospholipid और terpenoids. कौन सा इसके अंदर जो है वो आपको ऐसा लिपिड मिलेगा जो कि टोटली इनसॉल्युबल है और हाइड्रोफोबिक कंपाउंड होता है? अब आपको देखें, लिपिड जो है उनकी प्रॉपर्टीज पे आ जाना है कि हर लिपिड जो है उसकी फंक्शंस क्या है। अब यहाँ आपने वो लिपिड ढूंढना है जो कि वाटर बैरियर का काम करे, जो कि वाटर को बाहर ना जाने दे। तो आप जानते हैं कि जो टोटली हाइड्रोफोबिक और इनसॉल्युबल होता है, वो इसके अंदर वैक्सीज आ जाएंगे। अब इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिपिड्स हैं, बस सारे के सारे जो लिपिड्स हैं इनकी अगर मैं आपको फंक्शंस बता दूं कि क्या क्या काम करते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताएं डाइटरी लिपिड्स कौन से हैं जो कि हमारी डाइट के अंदर होते हैं, जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं वो डाइट के अंदर डाइटरी लिपिड्स हैं। और जो हम खाना खाते हैं तो जो लिपिड्स ब्रेक होते हैं और एनर्जी देते हैं
या आपसे पूछा जा सकता है कि बताएं एनर्जी कौन से लिपिड देते हैं, तो आपने बताना है ट्राइग्लिसराइड, क्योंकि देखें आप कहते हैं कि जो लिपिड्स ब्रेक करते हैं तो वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनाते हैं, तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो है वो लिपिड बनाएंगे, वो ट्राइग्लिसराइड बनाएंगे। अब उसके बाद आ जाता है फॉस्फोलिपिड। तो आप जानते हैं कि फॉस्फोलिपिड जो होंगे वो सेलुलर मेम्ब्रेन्स के अंदर प्रेजेंट होंगे, सेल मेम्ब्रेन्स की इंटेग्रिटी के अंदर जो है वो रोल प्ले करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि बताएं कौन से लिपिड्स है जिनका हार्मोनल रोल होता है, तो आप जानते हैं कि जो टर्पेनॉइड्स हैं या इसको हम स्टीरॉइड्स कहते हैं, तो ये आप इस ग्रुप के अंदर आ जाएंगे जो कि हार्मोन्स के तौर पे काम करेंगे, जो कि पिगमेंट्स हो सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ तरह के जो नेम्स हैं वो पूछे जा सकते हैं। ओके जी, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है 25 पे, नॉन प्रोटीन पार्ट एसेंशियल फॉर द प्रॉपर एंड एसेंशियल फंक्शनिंग ऑफ द एंजाइम इज कॉल्ड। तो इसमें आप जानते हैं कि एंजाइम के लिए जो नॉन प्रोटीन पार्ट है वो एडिशनल फैक्टर, को फैक्टर, एफिशिएंट को फैक्टर और एक्स्ट्रा को फैक्टर। तो इसके लिए सिंपली वर्ड हम यूज करेंगे को फैक्टर। द टेम्परेचर दैट प्रोवाइड्स द मैक्सिमम एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज रेफर्ड एज, जिसमें मैक्सिमम एक्टिविटी एंजाइम की होती है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। और एंजाइम्स होते हैं, फिर आप जानते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर से जब आगे जाते हैं तो उसमें फिर वो उनकी एक्टिविटी कम होना शुरू हो जाती है। हाई टेम्परेचर पे, जब वेरी हाई टेम्परेचर पे जाते हैं तो वो डीनेचर हो जाते हैं, लेकिन लो टेम्परेचर पे एंजाइम डीनेचर नहीं होते। एंजाइम एक्टिविटी कम जरूर होती है लेकिन वहां एंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं, वो डीनेचर्ड नहीं होते। इस वजह से यहाँ पर ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो करेक्ट होगा। उसके बाद है जी विच ऑफ फॉलोइंग इज ए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब देखिए कितनी दफा, तकरीबन तीसरी दफा ये सवाल रिपीट हो गया है कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो कौन सा है। तो यहाँ ऑलिक एसिड जो है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। वैसे अगर हम देखें तो नंबर ऑफ कार्बन देखें, इसके अंदर भी अगर देखेंगे तो कार्बन आपको 18 मिलेंगे। स्टेरिक एसिड जो होता है इसमें भी कार्बन 18 होते हैं। अगर ये पूछा जाए कि 18 कार्बन किस किस के अंदर है, दोनों के अंदर, लेकिन स्टेरिक एसिड जो है वो अनसैचुरेटेड है, सॉरी सैचुरेटेड है, ऑलिक एसिड जो है वो अनसैचुरेटेड है। द नंबर इन सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, अगला सवाल है, अलोंग द पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड डैश स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अगेन देखिए रिपीट हुआ है, प्राइमरी स्ट्रक्चर कहेंगे इसको प्रोटीन का। जी, उसके बाद हम आ जाते हैं अगले साल के पेपर पे जो कि है 2019 का। पहला सवाल हम 2019 का पढ़ रहे हैं, द कोवलेंट बॉन्ड और द ब्रिज बिटवीन टू मोनोसैकेराइड्स टू फॉर्म द डाइसैकेराइड इज कॉल्ड। दो मोनोसैकेराइड के दरमियान आप जानते हैं कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है वो होता है। व्हाट इज कॉमन इन बोथ कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, इरिवर्सिबल, फीडबैक इनहिबिशन, रिवर्सिबल इनहिबिशन या नॉन रिवर्सिबल इनहिबिशन, कौन सी चीज दोनों के अंदर कॉमन है? कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव जो है इन दोनों में कॉमन चीज क्या है? जी, कोई बी कह रहा है, सी कह रहा है, डी कह रहा है। कॉमन ये है कि दोनों के दोनों जो है वो रिवर्सिबल होते हैं, दोनों रिवर्सिबल। ठीक है, फीडबैक के अंदर जो है वो डिफरेंस आ जाता है लेकिन दोनों एक ही टाइप से बिलोंग करें, कॉम्पिटिटिव भी और नॉन कॉम्पिटिटिव भी, बोथ आर द रिवर्सिबल इनहिबिटर। उसके बाद अगला सवाल पे आ जाते हैं जी, नंबर 35 31। Starch is present in tuber fruit and grains but absent in the animal cell. Instead, the animal cell has substance stored in the liver and muscles known as, किस कौन सा एनिमल्स में होता है, यानी जिसको हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, आप जानते हैं वो ग्लाइकोजन होता है। जी, उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 32। इसको हम देख लेते हैं। सारा इज ए केमिस्ट्री स्टूडेंट हु इज कैरिंग आउट एन एक्सपेरिमेंट बिटवीन अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड इन द लेबोरेटरी। द प्रोडक्ट एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट will be glucose and oxygen, glycogen and water molecule। और इसके अंदर बाकी जो ऑप्शन है वो है एन एस्टर एंड वाटर मॉलिक्यूल, ग्लिसरॉल एंड सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बनेगा अगर वो अल्कोहल और एसिड को आपस में रिएक्ट करवा रही है? तो आप जानते हैं कि इसमें एक तो एस्टर कंपाउंड बनेगा, क्योंकि जब भी अल्कोहल और एसिड आपस में मिलते हैं तो एस्टर कंपाउंड बनाते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा था एक आपकी बुक में जो कंपाउंड है असाइल ग्लिसरॉल। आप जानते हैं कि साइल ग्लिसरॉल जो है ये एक एस्टर कंपाउंड है और ये अल्कोहल और एसिड के मिलने से बनता है, लेकिन क्योंकि ये कंपाउंड बन रहा है तो कंडेंसेशन का फिनोमेना होगा, साथ वाटर मॉलिक्यूल भी रिमूव होगा। मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ, अगेन वही सवाल आ गया, 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। जी, इससे अगले पे चलते हैं जी। एक लेंथी स्टेटमेंट, और याद रखने का जो लेंथी स्टेटमेंट होती हैं वो उसमें आपको पढ़ने में टाइम जरूर लगता है लेकिन वो सारा आंसर भी उसके अंदर एक्सप्लेन कर दिया जाता है, तो ये भी आपने इसमें याद रखना है।
अच्छा जी, उसके बाद हम इस पे आ जाते हैं क्वेश्चन 34 पे। स्टूडेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग मिस्टेकनली इंगल्फ द टॉक्सिक सब्सटेंस मॉलिक्यूल। ए उसने इंगल्फ कर लिया, व्हिच इज अ पोटेंट इनहिबिटर ऑफ सर्टेन एंजाइम, जो कि एंजाइम को रोकता है। ही वाज इमीडिएटली ब्रॉट टू द हॉस्पिटल, डॉक्टर इंजेक्टेड इंट्रावेनस इंजेक्टेड सब्सट्रेट बी टू मिनिमाइज द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ए कंपाउंड। हिज लाइफ वाज सेव्ड फ्रॉम द सीरियस डैमेज। द ट्रीटमेंट मेथड शोज द कंपाउंड ए वाज। अब ये कौन सा मेथड उसने यूज किया? उसने टेम्परेचर सेंसिटिव, कंपेटिटिव, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल या नॉन कंपेटिटिव रिवर्सिबल इसने यूज किया। अब इसमें आप जानते हैं कि जी, अब कोई उसने टॉक्सिक केमिकल जो है उसको इंजेक्ट कर लिया, और जब उसने एक ए को इंजेक्ट कर दिया, डॉक्टर ने उसको बी दे दिया, तो बी ने ए के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया। तो अब कौन सा इनहिबिटर होता है जिसका इफेक्ट जो है वो इनहिबिट, जो है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ द ओरिजिनल सबस्ट्रेट? तो इसके अंदर जो करेक्ट है वो कंपेटिटिव इनहिबिटर्स आ जाएगा, यानी कि मैंने जैसे बताया कि उसके अंदर ही आपको उसका आंसर जो है वो मिल जाएगा। इन द ग्लाइसिन आर इज फैटी एसिड, इथेन, हाइड्रोजन और मीथेन। अब आप जानते हैं कि जो ग्लाइसिन है, दिस इज द स्मॉलेस्ट अमाइनो एसिड एज वेल। ये आपको स्मॉलेस्ट अमाइनो एसिड मिलता है, ठीक है, जिसमें सिर्फ आर होता है, जो है वो हाइड्रोजन एटम है। और बहुत से ऐसे हैं जिसके अंदर आर में बहुत लंबे लंबे चेन भी होते हैं, जैसे ट्रिप्टोफैन जो है एक लार्जेस्ट अमाइनो एसिड है। ट्रिप्टोफैन है, फिनाइल एलेनिन है, ठीक है, और जो है वो टायरोसिन है। ये अरोमेटिक रिंग इसके अंदर होते हैं। तो ये तीन चार तरह की कैटेगरीज होती हैं जो आपने याद रखनी है कि कुछ तो आपकी बुक में मेंशन कर दिए गए हैं, बाकी सम टाइम आ जाता है जी कौन कौन से जिसके अंदर अरोमेटिक रिंग्स होते हैं। जैसे मैंने बताया कि उसमें ट्रिप्टोफैन है, टायरोसिन और फिनाइल एलेनिन, तीन ऐसे अमाइनो एसिड है जिसके ऊपर अरोमेटिक रिंग्स होते हैं। तो ये तीन भी आपने याद रख लें। उसके बाद है जी अगला क्वेश्चन। लिपिड्स कंटेन डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कम्पेयर टू सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट ड्यू टू हाई प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। इस पे पहली बात हो चुकी है। इफ वाटर हैज हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर कुड बी हेल्पफुल टू प्लांट एंड एनिमल। अगर उसमें हीट ऑफ वेपराइजेशन है तो हमने देखा था कि ये कूलिंग इफेक्ट जो है वो दोनों को प्रोवाइड करते हैं। विद द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट लॉस कैन बी टेक प्लेस। स्मॉल नहीं, बहुत सारी हीट जाएगी। नो कूलिंग इफेक्ट, ये भी नहीं होगा। इट विल कीप देयर टेम्परेचर वेरी हाई, ये भी नहीं होगा। विद द रिलीज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स, ग्रेट अमाउंट ऑफ हीट लॉस कैन बी टेक प्लेस। डेल्टा जो है वो इसके अंदर करेक्ट होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो कूलिंग इफेक्ट कॉज करती है। उसके बाद है जी सवाल हमारे पास, द सबस्ट्रेट ऑफ फाइब्रस प्रोटीन कंप्राइज ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर, फ्लैट, अनकॉइल, स्फेरिकल और कर्ल्ड अप बॉल और लॉन्ग स्टैंड ऑफ फिब्रल्स। अब फाइब्रस प्रोटीन के अंदर क्या अरेंजमेंट आपको मिलती है? फाइब्रस प्रोटीन में लॉन्ग स्टैंड्स ऑफ फिब्रल, ये इसमें फाइब्रस प्रोटीन। ओके जी, अगला सवाल है, चलो फॉलोइंग इज डायसैकराइड। डायसैकराइड जो है वो कौन से हैं? लैक्टोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन और फ्रुक्टोज। तो इसके अंदर जो डायसैकराइड आपने ढूंढने हैं, आप जानते हैं कि इसमें लैक्टोज जो है वो डायसैकराइड है। बाकी जो ग्लाइकोजन है, स्टार्च है, ये पॉलीसैकराइड है। फ्रुक्टोज जो होते हैं वो मोनोसैकराइड्स होते हैं जी। तो सबसे पहले 2011 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन द टू मोनोसैकराइड इज कॉल्ड। दो मोनोसैकराइड के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड कौन सा होता है? ग्लाइकोसिडिक, हाइड्रोजन बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड। आप जानते हैं कि मोनोसैकराइड्स में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा बिटवीन टू मोनोसैकराइड्स। कल इस पे हाइड्रोजन बॉन्ड की बात भी होगी थी। पेप्टाइड बॉन्ड भी आप जानते हैं कि ये अमीनो एसिड्स के दरमियान बनेंगे। फिर डाइसल्फाइड जो बॉन्ड्स होते हैं, इनकी भी इंपॉर्टेंस है। देखिए डाइसल्फाइड बॉन्ड्स जो है ये बिटवीन द पॉलीपेप्टाइड्स बनता है। मसलन अगर फॉर एग्जांपल आप देखें कि अगर जी एक, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जी एंटी बॉडीज हैं, अब एंटीबॉडीज के दरमियान जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं। लाइक अगर हम एंटीबॉडी की एक बहुत कॉमन टाइप लें जो कैसे वाई शेप्ड होती हैं, तो इनके दरमियान पॉलीपेप्टाइड चेन्स के दरमियान, ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, इनके दरमियान जो है वो डाइसल्फाइड ब्रिजेस बनते हैं। सो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे कि ये बिटवीन पॉलीपेप्टाइड चेन्स के दरमियान होते हैं, और ड्यूरिंग फोल्डिंग, फोल्डिंग्स के दौरान इनके अंदर जो है वो बनते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि टर्शरी स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा था, वहां पर भी आपने देखा था कि डाइसल्फाइड बॉन्ड्स थे टर्शरी स्ट्रक्चर में, क्योंकि टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर भी फोल्डिंग जो है वो प्रेजेंट होती है। उसके बाद द बॉन्ड बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों के दोनों आप जानते हैं हेक्सोज शुगर है। तो इसमें जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलते हैं तो कौन सा कंपाउंड बनता है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि यहाँ ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मिलने से सुक्रोज बनता है। तो कल इस पे बात हुई थी कि सुक्रोज के दरमियान कौन सा लिंकेज बनेगा? तो सुक्रोज होती है उसमें 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा। अब इसी वजह से सुक्रोज को मैंने कल आपको बताया था, फिर से मैं लिख देता हूँ कि दे आर द नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर। लेकिन इसके अलावा जितने भी डाइसैकराइड्स होते हैं उनमें 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। जैसे अगर मैं कहता हूँ जी माल्टोज है, ये भी एक डाइसैकराइड है। इसी तरह से लैक्टोज है, ये भी एक डाइसैकराइड है। इनके अंदर जो है वो 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है।
ओके, ये याद रखना है। 1,6 का मैंने आपको कल बताया था कि 1,6 किसमें होगा, 1,6 उसमें होगा जो कि ब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड्स, ब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड्स, जैसा कि अमाइलोपेक्टिन इसके अंदर आ गई थी, एक ये ब्रांच पॉलीसेकेराइड है, दूसरा जो है वो ग्लाइकोजन, ये भी ब्रांच पॉलीसेकेराइड है। इनमें भी आपको 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा, तो ये लिंकेजेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इन एन अमाइनो एसिड इन विच द आर ग्रुप इज एच, इट्स नेम इज। अब जो सबसे स्मॉलेस्ट अमाइनो एसिड है, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें जो ग्लाइसिन है, इसके अंदर आपको जो आर ग्रुप होता है वो हाइड्रोजन मिलता है, आर ग्रुप इज हाइड्रोजन। आपकी बुक के अंदर ये मेंशन है। एलेनिन के अंदर जो आर ग्रुप आपने देखा था वो CH3 है, ये एलेनिन के अंदर। इसी तरह से जितने भी डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं उनके अंदर आर ग्रुप जो है वो वेरी करता है। ग्लाइसिन क्योंकि एक सबसे स्मॉलेस्ट अमाइनो एसिड है, इसके अंदर आर ग्रुप जो है वो H होता है। बाकी 20 के 20 अमाइनो एसिड जो है आपको ऐसा याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक जो हम लिस्ट भेज दूंगा तो उसके अंदर सारे के सारे अमाइनो एसिड जो है उनके अंदर आर ग्रुप जो है वो मेंशन है। कल मैंने आपको बताया था कि लार्जेस्ट अमाइनो एसिड है उसमें वो ट्रिप्टोफैन है, जिसके अंदर रिंग्स होते हैं आर ग्रुप के अंदर। अगला सवाल है जी, फैटी एसिड्स और द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, असाइल ग्रुप और सुक्रोज। उसके अंदर आप जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कल मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था, R C O OH। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हर एक फैटी एसिड के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है, तो ये इसमें अल्फा जो है आपको करेक्ट मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हिच कॉम्बिनेशन ऑफ पेंटोज शुगर विद ए बेस रिजल्ट्स इन ए कंपाउंड इज नोन एज। पेंटोज शुगर विद बेस, अगर दोनों को अटैच कर दिया जाए तो इसके मिलने से न्यूक्लियोसाइड में बनता है, और अगर आप न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ऐड कर दें तो वो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। तो ये इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड इसके अंदर आपको डिफरेंस मिलता है। अब देखिए मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक वर्ड में लिखता हूँ जो एडिनिन। अब जो एडिनिन है ये तो सिंपली एक नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजनस बेस। इसमें आप जानते हैं कि जो गवानीन भी हो सकती है, साइटोसिन भी हो सकती है, इसी तरह से जो है वो थायमीन हो सकती है, ये मुख्तलिफ तरह की नाइट्रोजनस बेसिस आपको मिलती हैं। अब इसके अंदर जब हम ऐड कर देते हैं कोई शुगर, पेंटोज शुगर, तो उसके रिजल्ट में ये बन जाएगी एडिनोसिन। अब एडिनोसिन जो है आप बताएंगे कि नो दिस इज द न्यूक्लियोसाइड, अब ये एक न्यूक्लियोसाइड है। अब न्यूक्लियोसाइड के अंदर जब हम फॉस्फेट ऐड कर देंगे, जैसे अगर मैं कहता हूँ जी AMP, फॉस्फेट आ गया, ये न्यूक्लियोटाइड बन गया। इसी तरह से ADP, फॉस्फेट दो आ गए, न्यूक्लियोटाइड बन गया। चाहे ATP भी हो जाए तो न्यूक्लियोटाइड होता है। तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस जो है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम विद सबस्ट्रेट रिएक्ट थ्रू स्पेशल फीचर और साइट प्रेजेंट ऑन द एंजाइम इज द बाइंडिंग साइट, एक्टिव साइट, कैटालिटिक साइट और इनहिबिशन साइट। एंजाइम जो है सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है, एक स्पेसिफिक साइट होती है एंजाइम के ऊपर, दैट साइट इज कॉल्ड द एक्टिव साइट। एक्टिव साइट के अंदर फर्दर बाइंडिंग और कैटालिटिक साइट प्रेजेंट होती है। इसमें बाइंडिंग साइट होती है वो रिकॉग्नाइज करती है सबस्ट्रेट को, और कैटालिटिक साइट उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट करती है। तो एक्टिव साइट जो है वो एंजाइम के अंदर एक कैविटी होती है जिसके अंदर आकर सबस्ट्रेट फिट होता है और वहां से फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम व्हिच इज कोवलेंटली एंड परमानेंटली बाउंडेड इज कॉल्ड द प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोफैक्टर, कोएंजाइम और एक्टिवेटर। अब इसमें कोवलेंटली बाउंडेड है, परमानेंटली बाउंडेड है, तो इसका मतलब है ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है। अगर आ जाता है लूजली बाउंडेड, तो लूजली बाउंडेड ये होगा, ये भी लूजली बाउंडेड है, और एक्टिवेटर जो होता है ये भी लूजली बाउंडेड है। लेकिन इसमें फर्क क्या आएगा, यहाँ जब डिफरेंस आ जाएगा तो फिर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आ जाएगा, कि अगर तो हम बात करेंगे कि ऑर्गेनिक हो और वो लूजली बाउंडेड हो तो ये कोएंजाइम होगा, और अगर इनऑर्गेनिक हो या कोई मेटल आइन हो और वो लूजली बाउंडेड है, फिर डिटैचेबल है तो वो एक्टिवेटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द pyrimidine बेस इज एब्सेंट इन द डीएनए, यूरेसिल, थायमिन, साइटोसिन और एडेनिन। कौन सी डीएनए के अंदर एब्सेंट होती है, तो आप जानते हैं कि जो यूरेसिल होती है ये डीएनए के अंदर एब्सेंट होती है, ये सिर्फ और सिर्फ आरएनए के अंदर प्रेजेंट होती है। इसके अलावा यहाँ दो टर्म्स और यूज होती हैं, जैसा कि आप एक टर्म यूज करते हैं प्यूरिन, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, और एक टर्म जो है वो यहाँ यूज होती है पायरिमिडीन। अब इन दोनों में आप जानते हैं कि प्यूरिन जो होती है ये एडिनिन और गवानीन को कहते हैं, और जो पायरिमिडीन है ये साइटोसिन, थायामीन और यूरेसिल के लिए और यूज होता है। प्यूरिन्स होती हैं वो डबल रिंग होती हैं, लार्ज होती हैं, और पायरिमिडीन जो होती हैं वो स्मॉल होती हैं और वो सिंगल रिंग होती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे अगर हम आ जाएं, एंजाइम्स इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, बाय इंक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसमें जो करेक्ट है वो है बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्टिवेशन एनर्जी जो है
उसको डिक्रीज कर देते हैं। ई इज द सिंबल ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इसको कहते हैं, ये डिक्रीज कर देते हैं। अच्छा, यहाँ एंजाइम से रिलेटेड मैं यहाँ पे दो चीजें आपसे जो है डिस्कस करना चाहता हूँ। अब इसमें दो जो है वो एंजाइम्स की वर्ड हैं जो कि मुख्तलिफ बुक्स के अंदर उनको ज्यादा जो है वो एक्सप्लेन जो है वो नहीं किया हुआ, तो थोड़ा सा उस पर आ जाए और फिर जो है मैं इस पे हम वापस आते हैं। जी, इसमें आपके पास ये बोर्ड नजर आ रहा है, मैं थोड़ा सा इस पे आपको एक्सप्लेन कर दूं। एक होता है के एम वैल्यू ऑफ एंजाइम, एंजाइम की के एम वैल्यू, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। अब के एम वैल्यू जो है दैट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अफिनिटी ऑफ एंजाइम विद सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट के साथ उसकी जो एफिनिटी होती है उसको हम के एम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मैं एंजाइम कहता हूँ, क्या जी एक एंजाइम है, लाइक मैं कहता हूँ कि सुक्रेज है, और एक एंजाइम जो है वो माल्टेज है। इस जस्ट एन एग्जांपल, कोई एग्जैक्ट नहीं है। मैं कहता हूँ कि इसकी जो केएम वैल्यू है वो है जी 5, और इसकी मैं केएम वैल्यू कहता हूँ जो 10 है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि किसकी सेचुरेशन जल्दी हो जाएगी? तो सेचुरेशन उसकी जल्दी होगी जिसकी अफिनिटी ज्यादा होगी सबस्ट्रेट के साथ। तो अब मैंने कहा कि केएम वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अफिनिटी। इसका मतलब यह है कि जिसकी केएम वैल्यू ज्यादा होगी उसकी अफिनिटी जो है वो कम होगी, जिसकी केएम वैल्यू कम होगी उसकी अफिनिटी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब जो सुक्रोज होते हैं इसके अंदर मोर अफिनिटी, और इसके अंदर जो है वो लेस अफिनिटी विद द सबस्ट्रेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें अफिनिटी ज्यादा होगी, तो इसकी जो सेचुरेशन है वो जल्दी हो जाएगी, मोर सेचुरेशन। तो ये इसमें आता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखें, सॉरी, अब यहाँ पर मैं जैसे एक ग्राफ बना होता है समटाइम ये ऐसे। अब यहाँ एंजाइम जो है मैं बनाता हूँ कि एक एंजाइम जा रहा है, एक एंजाइम, ये एंजाइम कंसंट्रेशन में ले लेता हूँ, और इधर मैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ले लेता हूँ। अब मैं एक ग्राफ बनाता हूँ जी इस तरह से, लाइक ये दूसरा मैं एंजाइम बना रहा हूँ ये। अब इसको मैं मेंशन कर रहा हूँ कि ये हमारे पास ए है, और ये मैं मेंशन कर देता हूँ जो ग्रीन वाला मैंने बनाया है ये मेरे पास बी है। अब मुझे बताएं कि किसकी सेचुरेशन जल्दी हो रही है, यहां से आप अगर देख के बताएं, ए की सेचुरेशन जल्दी हो रही है या बी की सेचुरेशन जल्दी हो रही है? ओके, ए की। अब देखें ए की यहाँ सेचुरेशन हो रही है, बी की यहाँ सेचुरेशन हो रही है। तो जहां ए की सेचुरेशन होती है उसको हम कहते हैं वी मैक्स, जहां वो मैक्सिमम उसकी सेचुरेशन है। और इस जगह पर अब इस वी मैक्स का जब मैं हाफ करूंगा, ये थोड़ा सा इसको सुन लें कॉन्सेप्ट, उसके बाद फिर हम वापस आएंगे। हाफ ऑफ द वी मैक्स, अगर मैं इसको हाफ करता हूँ वी मैक्स को, दिस इज द के एम। सो के एम इज हाफ ऑफ द वी मैक्स। इसकी के एम यहाँ पे आई, और अगर मैं हाफ इसका करता हूं तो इसका हाफ मुझे यहां मिल रहा है, इसकी के एम ये है। तो आप देखें ए की के एम कम है तो यहाँ पे के एम आ गई, अगर मैं इसको ऐसे के एम वैल्यू लेना शुरू कर दूं। और बी की केएम ज्यादा है, ए की केएम जो है केएम वैल्यू कम है क्योंकि उसमें सेचुरेशन ज्यादा है, दे आर मोर अफिनिटी फॉर द सबस्ट्रेट। तो यहाँ सिंपली एक वर्ड ये याद रखने की, किसकी अफिनिटी एंजाइम के साथ ज्यादा होती है, किसकी अफिनिटी एंजाइम के साथ कम होती है। ओके जी, उसके बाद हम आ जाते हैं 2012 के जो एमसीक्यूज है उसमें। क्वेश्चन नंबर 10 है कार्बोहाइड्रेट्स और द ऑर्गेनिक molecule and contains three element: carbon, water and oxygen, carbon, sulfur and hydrogen, carbon, calcium and hydrogen, carbon, hydrogen and oxygen। कौन से यहाँ पर आपको एलिमेंट्स जो है उसमें मिलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स में? तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो डेल्टा है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और आप जानते हैं कि मोस्टली जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो होती है वो 2:1 होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि 2:1 हो तो वो कार्बोहाइड्रेट्स ही हो। बहुत से ऐसे हैं जिनमें 2:1 तो होती है लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते। लेकिन हम यहाँ स्पेसिफिकली कार्बोहाइड्रेट्स को जब आइडेंटिफाई करते हैं उसमें एल्डो और कीटो ग्रुप देखना पड़ता है, किसके अंदर एल्डो ग्रुप है या कीटो ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट है, तो उस बेस पर हम इसको देते हैं। अगला सवाल है which one or intermediate in respiration and photosynthesis both ribose and haptulose, glyceraldehyde and dihydroxyacetone, glucose and galactose, fructose and ribulose। कौन से इंटरमीडिएट है रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में? तो आप जानते हैं कि ये दोनों के दोनों, और ये दोनों जो है वो ट्रायोजिज हैं। तो आप जानते हैं कि ट्रायोजिज होते हैं वो इंटरमीडिएट होते हैं फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में। अब किस तरह से हम ये देखते हैं कि जब ग्लूकोज ब्रेक करता है, रेस्पिरेशन की हम बात कर लें,
तो ग्लूकोज जब ब्रेक करता है तो उसके रिजल्ट में भी पहले दो ट्रायोसिस बनते हैं ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, एक G3P और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, क्योंकि ये आइसोमर्स भी हैं और उसमें आपस में इंटर कन्वर्ट भी हो सकते हैं। ये तो हो गया रेस्पिरेशन का। और दूसरा हम ये जानते हैं कि जब जो है वो कैल्विन साइकिल चलता है, लाइक दिस इज द कैल्विन साइकिल, तो कैल्विन साइकिल में जो फोटोसिंथेसिस में है, तो कैल्विन साइकिल में से डायरेक्ट ग्लूकोज नहीं निकलता, बल्कि वहां पर भी एक ट्राइओज निकलता है G3P, और फिर बाद में जब दो ट्राइओसिस मिल जाते हैं तो उसके बाद जो है वो हेक्सोज या ग्लूकोज बनता है। तो ये दोनों के दोनों हमारे पास इंटरमीडिएट कंपाउंड होते हैं फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। अब यहाँ एक और वर्ड याद रखना, यहाँ पे जैसे वर्ड लिखा हेप्टुलोज। अब हेप्टुलोज जो ये कीटो शुगर है, हेप्टोज एल्डो है, हेप्टुलोज कीटो है। इसी तरह से डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन कीटो है। इसी तरह से जो राइबोलोज है ये कीटो शुगर है। इसी तरह से फ्रुक्टोज भी कीटो शुगर है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करने के लिए भी आ सकता है कि एल्डो शुगर कौन सी है और कीटो शुगर कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेप्टाइड बॉन्ड? कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन फॉस्फेट और कार्बन सल्फर, कौन सा पेप्टाइड बॉन्ड है? तो आप जानते हैं कि कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान जो लिंकेज होता है ये पेप्टाइड बॉन्ड है। इसी तरह से कार्बन ऑक्सीजन वाला ये आपको मिला है, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आपको मिलता है। इसी तरह से आपको जो फॉस्फो एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो एक्चुअली ऐसे होते हैं COP, ये फॉस्फोडाइस जो है फॉस्फेस्टर, और ये आपको डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो मिलते हैं जो कि सल्फर सल्फर के दरमियान होते हैं। एग्जैक्टली इसको थोड़ा सा मजीद एलोबरेट करेंगे तो आपको मिलेगा। बहरहाल आपको पता होना चाहिए कि डाइसल्फाइड किस तरह से बनते हैं और ग्लाइकोसिडिक कैसे बनते हैं, पेप्टाइड कौन से एलिमेंट्स के दरमियान बनते हैं, तो ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड? अब आप ये देख रहे हैं कि ये कितनी दफा रिपीट हो चुका है, ये ओलिक एसिड अनसैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब यहाँ से थोड़ा सा आपको अंदाजा भी ये हो जाता है कि जी कौन सा कंटेंट वो ज्यादा पूछता है पेपर के अंदर। ठीक है, कि अब लाइक बायोमोलिक्यूल्स हैं, इसमें और भी चीजें हैं, लेकिन यहाँ उसने प्रॉपर्टीज को कम फोकस किया है, ज्यादा उसने बॉन्डिंग को फोकस किया है, ज्यादा उसने एग्जांपल्स को फोकस किया है, ज्यादा जो है उसने बॉन्ड्स को फोकस किया है। तो इस तरह से जो है वो ज्यादातर सवाल पूछे गए हैं। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। विच आर फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ बेस पेयर इज एब्सेंट इन द डीएनए? ATCG AUTA, कौन सा डीएनए में नहीं होगा? इसके अंदर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है AU, क्योंकि यूरेसिल डीएनए में नहीं होता। तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है या पेयरिंग है ये आरएनए के अंदर होती है, क्योंकि आरएनए भी सम टाइम जो है वो आपस में कॉइल्ड होता है, तो उसके दरमियान भी पेयरिंग होती है। तो AU पेयरिंग जो है वो आरएनए के अंदर होगी। Question number 15 is the type of inhibition in which the inhibitors have no structural similarity to the substrate and combined with the enzyme at other than active site. अगर वो other than active site के साथ जुड़ रहा है तो क्या वो रिवर्सिबल इनहिबिटर है, वो competitive inhibition है, वो नॉन competitive एंड रिवर्सिबल इनहिबिशन है, या वो रिवर्सिबल इनहिबिशन है? तो इसमें जो चार्ली है वो करेक्ट आ जाएगा। तो नॉन competitive भी है, एंड वी नो दैट द नॉन competitive इज ए टाइप ऑफ रिवर्सिबल इनहिबिटर, कि वो वीक लिंकेज उसके साथ बनाता है। कल मैंने आपको अनकॉम्पेटिटिव इनहिबिटर भी बताया था कि जो अटैच होता है विद द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, उसके साथ जाके जुड़ेगा, उसको अनकॉम्पेटिटिव इनहिबिशन कहते हैं। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 17, एंजाइम सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज कन्वर्ट द सक्सिनेट इनटू मैलेट, मेलोनिक एसिड, सिट्रेट, फ्यूमरेट। एंजाइम सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज किस चीज को कन्वर्ट करेगा, सक्सिनेट को किसके अंदर कन्वर्ट करेगा? आप जानते हैं कि ये सक्सीनेट को फ्यूमरेट के अंदर या फ्यूमेरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट करेगा, डीहाइड्रोजिनेज। सो एंजाइम्स जो है देखें, एंजाइम्स के डिफरेंट टाइप्स हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम का एक लेक्चर है। और अगर आप एंजाइम्स पे बड़ी डिटेल में लेना चाह रहे हैं तो एक पूरी प्लेलिस्ट है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया गया है कि एंजाइम ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम कौन कौन से होते हैं, डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम कौन से हैं, इसी तरह से आइसोमेरेज कौन से हैं, आप जो है वो ट्रांसफेरेज एंजाइम्स कौन से होते हैं, लाइएजेज एंजाइम कौन से होते हैं। तो हर एक एंजाइम की डिफरेंट कैटेगरीज हैं, तकरीबन 6 तरह के एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन है, और हर एक एग्जांपल के साथ उसको मेंशन किया गया है। तो वो आप प्लेलिस्ट जो है उसको देखेंगे तो उसमें आपको ये सारे के सारे कंटेंट मिल जाएंगे। अगला सवाल है, इफ द डिटैचेबल कोफैक्टर इज एन इनऑर्गेनिक काइंड देन इट इज डेजिग्नेटेड एज। अगर वो इनऑर्गेनिक, अब देखें इस पे बड़ी डिटेल में बात हो चुकी है कि ये एक्टिवेटर होगा। अगर वो ऑर्गेनिक है और लूजली अटैच है या डिटैचेबल है तो फिर वो कोएंजाइम होगा, तो यहाँ ये एक्टिवेटर के तौर पे काम करेगा। तो ये हमारे पास जो थे वो 2000 चल रहे थे 12 के। उसके बाद आ जाते हैं ये 2013 के अंदर जो एमसीक्यू इसमें से आए हैं। 19 नंबर है जी, डैश इज द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर, वैक्सीज, ग्लिसरॉल, स्टार्च और सेलुलोज।
तो सबसे ज्यादा अबंडेंट जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो हमारे पास सेलुलोज है। ठीक है, तो ये भी इसमें से क्वेश्चन जो है वो पेपर के अंदर आ सकता है। अब यहाँ पर जो डिफरेंट चीजें लिखी हुई उसमें देखें, अब ये दो तो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ही नहीं। आप जानते हैं ये दोनों के दोनों जो है वो लिपिड्स के अंदर आते हैं, लिपिड्स। और स्टार्च और सेलुलोज दोनों पॉलीसेकेराइड है, सेलुलोज जो सबसे ज्यादा अबंडेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कीटो शुगर? ग्लिसरॉल्डिहाइड, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, राइबोज और ग्लूकोज। तो आप जानते हैं कि इसमें ये वाला जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है ये एक कीटो शुगर है। और ग्लिसरॉल्डिहाइड भी एल्डो है, राइबोज भी एल्डो है, राइबोलोज कीटो है, ग्लूकोज एल्डो है, फ्रुक्टोज कीटो है। तो ये अब समटाइम आ जाता है कि बताएं जो कीटो है पेंटोज कीटो कौन सी है, लाइक ऐसे सवाल अगर आ जाए पेंटोज कीटो, तो आपका जो आंसर होगा वो है राइबुलोज। ठीक है, इसी तरह से हेक्सोज कीटो कौन सी है? हेक्सोज कीटो जो है वो आपके पास जो होगा वो है फ्रुक्टोज। तो ये भी आपने याद रखना है कि एक तो उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं और दूसरा वो एल्डो है या कीटो शुगर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 इज अमाइनो एसिड इन द आर ग्रुप इज हाइड्रोजन। अगेन ये दूसरी तीसरी दफा आ गया है, ये ग्लाइसिन है। उसके बाद है जी अगला सवाल 22. Acyl glycerol like fats and oils or esters formed by the condensation reaction between the fatty acid and water, fatty acid and alcohol, fatty acid and glucose and fatty acid and phosphorus किसके दरमियान असाइल ग्लिसरॉल जब बनता है तो वो जो कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, एक तो हमने कल डिस्कस किया था कि कंडेंसेशन रिएक्शन जो है जिसमें वाटर की रिमूवल जिसको डिहाइड्रेशन भी कहते हैं, तो फैटी एसिड और अल्कोहल के दरमियान ये बनेगा और इसके रिजल्ट में एस्टर कंपाउंड बनते हैं। तो इसी वजह से ये एक एस्टर कंपाउंड, इस फिनोमेना को हम स्टेरिफिकेशन कहते हैं। देखिए स्टेरिफिकेशन में और अदर जो एसिड और अल्कोहल में ये फर्क होता है कि यहाँ जो एसिड होता है वो वीक एसिड होता है। ठीक है, और जो बेस है या अल्कोहल है वो स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से एसिड जो होगा वो OH देता है और जो अल्कोहल है वो H देता है। तो कंडेंसेशन में जो वाटर रिमूव होता है इसमें एसिड OH देगा क्योंकि एक वीक एसिड होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ स्टेरिफिकेशन में ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 23 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्यूरिन? गुआनिन, साइटोसिन, थायामीन और यूरेसिल। इसमें प्यूरिन कौन सी है? प्यूरिन मैंने आपको बताया था कि ये एक तो डबल रिंग होगी, डबल रिंग है, और दूसरा ये लार्ज नाइट्रोजनस बेस भी आप इसको कह सकते हैं। तो इसके अंदर जो गुआनिन है वो डबल रिंग है और साइटोसिन, थायामीन, यूरेसिल ये सारे की तरह सिंगल रिंग है, इनको हम पाइरिमिडीन कहते हैं। जी, उसके बाद आ जाते हैं हम 24 नंबर क्वेश्चन पे। इफ द कोफैक्टर इज कोवलेंटली और टाइटली एंड परमानेंटली बाउंडेड टू एंजाइम इट विल बी द प्रोस्थेटिक ग्रुप। जी, उसके बाद हमारे पास जो है वो अब एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऑप्टिमम पीएच भी आपको कुछ याद रखनी है जो आपकी बुक के अंदर मेंशन की गई है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 इज ऑप्टिमम पीएच वैल्यू फॉर द वर्किंग ऑफ द पैंक्रियाटिक लाइपेज 4.5 टू 7.6 और 9। तो इसके अंदर जो ऑप्टिमम पीएच पैंक्रियाटिक लाइपेज के लिए है वो 9 है। इसी तरह से 2 पीएच जो है ये किसके लिए है? ये पेप्सिन के लिए है। पेप्सिन आप जानते हैं कि हाईली एसिडिक पीएच के अंदर काम करता है, तो इसमें 2 पीएच इसके अंदर होती है। इसी तरह से जो 4.5 पीएच जो मेंशन की गई है ये सुक्रेज के लिए है, जो कि सुक्रोज की हाइड्रोलाइसिस करवाता है। तो इसमें पीएच जो है वो 4.5 जो है वो होती है। 7.6 जो पीएच है ये हमें मिलेगी कैटलेज के लिए। तो ये कुछ पीएच यहाँ आपके बुक में मेंशन है, तो उसको आपने जो है वो अच्छे से ध्यान कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 द व्यू दैट द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज फ्लेक्सिबल and when a substrate combined with it cause changes in the structure is known as the lock and key model, induced fit model, sliding filament model or specificity model. So this is called the induced fit model। क्योंकि कल भी इसमें मैंने बात की थी कि इनकी एक्टिव साइट के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इनको हम रेगुलेटरी एंजाइम्स कहते हैं कि जो एक से ज्यादा सबस्ट्रेट के साथ अटैच कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कार्बोनिक एनहाइड्रेस। और जो अदर एंजाइम्स होते हैं जो कि जिनमें रिजिड होती है एक्टिव साइट या नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक जो सबस्ट्रेट है उसके साथ ही अटैच हो सकते हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है ऑल कोएंजाइम्स और डिराइव्ड फ्रॉम। जितने भी कोएंजाइम्स होते हैं वो विटामिन से डिराइव होते हैं, तो इसके अंदर जो करेक्ट ऑप्शन है वो डेल्टा है। उसके बाद 2014 के क्वेश्चंस पे आ जाते हैं जी। पहला क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इज। सबसे कॉमन जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो ग्लूकोज। जी, उसके बाद है द सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड कंटेनिंग द कीटो ग्रुप। तो आपने यहाँ पे कीटो शुगर ढूंढनी और जो सिंपलेस्ट भी हो, तो इसके अंदर जो करेक्ट ऑप्शन है वो बीटा है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। आप जानते हैं ट्राइओज है और कीटो शुगर है। ग्लिसरॉल्डिहाइड जो है ये एल्डो है, ग्लूकोज भी एल्डो है, राइबोज भी एल्डो है, तो इसमें बीटा जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 है इफ द जेनेटिक कोड इज मेड अप ऑफ 3
न्यूक्लियोटाइड देन द टोटल पॉसिबल कोड्स विल बी। तो आपकी बुक के अंदर उसने टोटल जो जेनेटिक कोडॉन्स बताए हैं वो 64 बताए। हम जानते हैं कि एक जो ट्रिपलेट कोडॉन होता है, जेनेटिक कोडॉन होता है, वो 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है और टोटल टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड 4 है। तो 4 into 3 जब हम करते हैं तो उससे जो आंसर आता है वो 64 आता है। और इसके 64 में से हम ये भी जानते हैं कि जो 3 होते हैं वो स्टॉप कोडॉन होते हैं। तो ये भी आपने याद रखना है। स्टॉप कोडॉन या इनको नॉनसेंस कोडॉन भी कहते हैं, जिसमें किसी भी जो अमीनो एसिड है उसके लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती। Waterproof surface like cuticle of leaf and protective covering of an insect's body or the phospholipid, terpenoids, waxes और acylglycerol। तो जो प्रोटेक्टिव कवरिंग या वाटरप्रूफ मटेरियल वाटर बैरियर का काम करेगा वो वैक्सीज है। अब ये सारे के सारे लिपिड्स हैं, आप जानते हैं हर एक की अपनी इंपॉर्टेंस है। जैसे कि आप फॉस्फोलिपिड की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन में करने में काम करता है। टर्पेनॉइड्स में मोस्टली जो बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है वो ये होता है कि ये स्टीरॉइड्स होते हैं या जो स्टीरॉइड हार्मोन्स होते हैं वो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और जो असाइल ग्लिसरॉल है ये सिंपली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अगर पूछा जाए कि कौन से लिपिड एनर्जी प्रोवाइड करते हैं या हमारी डाइट के अंदर होते हैं तो हम बताएंगे असाइल ग्लिसरॉल जो है ये हमारी डाइट के अंदर होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, इन ट्रांसलेशन द टर्मिनेशन कोडॉन इज GUA, UUG, UAA, AGU। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है UAA। हम जानते हैं कि 3 स्टॉप कोडॉन होते हैं, एक UAA है, एक होता है UAG और एक होता है UGA। इनमें किसी अमाइनो एसिड के लिए इंफॉर्मेशन नहीं होती जिसकी वजह से इसको नॉनसेंस कोडॉन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, ऑल कोएंजाइम्स आर डिराइव्ड फ्रॉम। पहले भी हमने देखा कि जितने भी कोएंजाइम है वो विटामिन से डिराइव होते हैं। और अगर एंजाइम्स की बात करें तो एंजाइम्स है वो प्रोटीन नेचर होते हैं, सवाई आप जानते हैं राइबोजाइम के, जो कि एक RNA बेस्ड एंजाइम है। Question number 34. The competitive inhibitors have the structural similarity with the substrate। क्योंकि वो सबस्ट्रेट की तरह के होती हैं इसकी वजह से एक्टिव साइट को सिलेक्ट कर लेती हैं, लेकिन कैटालिटिक साइट एक्टिव नहीं होती जिसकी वजह से प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 35, which one of the following is the optimum pH of pancreatic lipase enzyme। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो 9। तो 9 जो है ये पैंक्रियाटिक लाइपेज की पीएच है। तो पीएच का टेबल आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है, उसमें से आपने वो सारी की सारी पीएच जो है वो याद रखनी है। इसमें जो 7.6 है इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि ये कैटलेस की पीएच है 7.6। इस तरह से 7 to 8 जो होती है ये पीएच काइमो ट्रिप्सिन की होती है, ये भी सवाल आ सकता है। 9.70 जो है 70 है ये आर्जिनेज एंजाइम की जो ऑप्टिमम पीएच है। तो ऑप्टिमम पीएच का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 36 इज द कोफैक्टर टाइटली बाउंडेड टू द एंजाइम्स ऑन द परमानेंट बेसिस। अगर वो टाइटली बाउंडेड है, को एंजाइम है, तो आप जानते हैं कि जो कोफैक्टर है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप है और एंजाइम के साथ ये टाइट बाउंडेड करता है। उसके बाद 2015 के क्वेश्चंस पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 37 है, मोनोसैकेराइड्स आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ। मोनोसैकेराइड्स किस किस के मेजर कंपोनेंट है? तो यहाँ आप जानते हैं कि मोनोसैकेराइड डीएनए में भी होते हैं, एटीपी में भी होते हैं और राइबोलोज बिसफॉस्फेट में भी होते हैं, लेकिन सिस्टीन में नहीं होते क्योंकि सिस्टीन तो प्रोटीन है। इसी तरह बीटा में देखेंगे तो इसमें भी इंसुलिन आ गई, वो भी प्रोटीन है, उसके अंदर मोनोसैकेराइड नहीं हो सकते। तो अब डेल्टा में जाएंगे तो मायोसिन भी प्रोटीन है, उसके अंदर भी आप जानते हैं मोनोसैकेराइड नहीं हो सकते। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो चार्ली है। डीएनए में भी होते हैं, आप जानते हैं इसमें न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड के अंदर पेंटोज शुगर होती है, मोनोसैकेराइड है। NADP डाई न्यूक्लियोटाइड है, ये भी एटीपी भी एक न्यूक्लियोटाइड है। राइबोलोज बिसफॉस्फेट, तो राइबोलोज जो है दैट्स द कीटो फॉर्म ऑफ पेंटोज शुगर। तो ये सारे के सारे ऐसे हैं जिनके अंदर शुगर प्रेजेंट होती है, ये मोनोसैकेराइड्स होते हैं। जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाए। ब्लड ग्रुप एंटीजन कंटेन्स ग्लाइकोप्रोटीन, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और स्फिंगोलिपिड्स। तो इसमें जो करेक्ट है वो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। जैसा कि आपने रेड ब्लड सेल की सरफेस पर एंटीजन देखते हैं, ए एंटीजन, बी एंटीजन, या इसके अलावा ग्लाइकोप्रोटीन के बहुत सारे फंक्शन है। ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर के तौर पे काम करती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन ज्यादातर सिक्रीशंस होती हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन होती हैं, म्यूकस के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन है। तो ग्लाइकोप्रोटीन की जो इंपॉर्टेंस है ये लाजमी अपने याद रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 इज मायोसिन इज अ डैश टाइप ऑफ द प्रोटीन। मायोसिन जो होती है ये एक फाइब्रस टाइप ऑफ प्रोटीन है। तो आप जानते हैं प्रोटीन की दो मेन जो है वो ग्रुप्स हैं, क्लासिफिकेशन है, एक ग्लोबुलर है और फाइब्रस है। तो मायोसिन फाइब्रस के अंदर आती है। क्वेश्चन नंबर 40 इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो इसमें ओलिक एसिड जो है अनसैचुरेटेड है और ये मोनो अनसैचुरेटेड है, इसके अंदर एक ही डबल बॉन्ड होता है और वो कार्बन नंबर 9 और 10 के दरमियान होता है। क्वेश्चन नंबर 41, नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन 1 टन ऑफ द डीएनए। आप जानते हैं 1 टन के अंदर कितने बेस पेयर्स होते हैं? 10 बेस पेयर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और 1 टन के अंदर आप जानते हैं डिस्टेंस 3.4 नैनोमीटर होता है। तो डायग्राम के अंदर कुछ चीजें वहां पर मेंशन की हुई है डीएनए की, वो आपको यहाँ पर जो है वो याद रखनी है। मैं यहाँ एक डायग्रामेटिकली आपको थोड़ा सा उसमें एक्सप्लेन कर दूं चीजों को, क्योंकि यहाँ से सवाल पेपर में पूछे जा सकते हैं। जैसे देखें डीएनए का स्ट्रक्चर है। अब डीएनए के अंदर एक तो आप जानते हैं पेयरिंग उसके अंदर होती है, एडिनिन है उसके दरमियान जो है वो डबल बॉन्ड है, थायामीन और एडिनिन के दरमियान, फिर साइटोसिन है और गवानीन है उसके दरमियान जो है वो 3 बॉन्ड्स होते हैं और ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो यहाँ पूछा जाएगा कि इसका डायमीटर कितना होता है, तो आप जानते हैं कि डीएनए का डायमीटर जो होता है 2 नैनोमीटर होता है। फिर मैं अगर पूछूं कि दो जो है वो अगर नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान आप डिस्टेंस देख रहे हैं तो ये है 0.34 नैनोमीटर। और अगर आप एक कंप्लीट टर्न को ले रहे हैं
तो इसमें कितना डिस्टेंस है वो 3.4 नैनोमीटर, या इसको 34 एंगस्ट्रॉम भी कहते हैं। अब यहाँ कुछ चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो जो इसका हेलिक्स मॉडल है, यानी कि इसको हम अल्फा हेलिक्स कहते हैं, तो पूछा जाएगा कि हेलिक्स किस वजह से मेंटेन होता है, तो आपने बताना है कि ये हेलिक्स को मेंटेन करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स, या इसका जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से मेंटेन होता है। अगर ये पूछा जाए कि दो नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान, पेयर्स के दरमियान जो यूनिफॉर्म डिस्टेंस होता है 0.34 नैनोमीटर, ये किस वजह से होता है, तो आपका आंसर होगा कि ये होता है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस की वजह से, या वेंडर वॉल फोर्सेस की वजह से जो है ये डिस्टेंस मेंटेन रहता है। अगर पूछा जाए कि डायमीटर इसका जो 2 नैनोमीटर होता है डीएनए का, ये किसकी वजह से मेंटेन रहता है, तो आपने बताना है कि ये मेंटेन रहता है कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस की वजह से। कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस यानी कि एडेनिन आएगा डबल रिंग, उसके सामने थायमिन सिंगल रिंग आएगा, इधर सिंगल रिंग आएगा, दूसरा डबल रिंग आएगा, कभी भी दो डबल रिंग इकट्ठे नहीं आएंगे, कभी भी दो सिंगल रिंग इकट्ठे नहीं आएगी, जिसकी वजह से इसका जो डायमीटर है वो यूनिफॉर्म 2 नैनोमीटर जो है वो रहता है। तो ये कुछ चीजें यहाँ याद रखना है कि इसका हेलिक्स मॉडल हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की वजह से दो पेयर्स के दरमियान जो है वो डिस्टेंस मेंटेन रहता है, और डायमीटर जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस की वजह से रहता है। अब एक और चीज यहाँ कि यहाँ आप जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड आपको मिलते हैं बिटवीन द नाइट्रोजनस बेसिस। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड कौन से एलिमेंट्स के दरमियान बनते हैं, तो आपने याद रखना है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान बन सकते हैं, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान बन सकते हैं। इसके अलावा कोई एलिमेंट यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व नहीं होगा। जितने भी हाइड्रोजन बॉन्ड बने यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान, तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जी, उसके बाद जो है नंबर 42 है, विच मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम इज एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। एंजाइम की एक्टिविटी के लिए जो बेसिक स्ट्रक्चर इसमें वो टर्शियरी स्ट्रक्चर है, क्योंकि एंजाइम्स ग्लोबुलर प्रोटीन है, तो ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो टर्शियरी होता है। नेक्स्ट है सम एंजाइम्स रिक्वायर्ड हेल्पर व्हिच इज नॉन प्रोटीन पार्ट फॉर इट्स एफिशिएंट फंक्शनिंग दैट इज कॉल्ड। तो ये ओवरऑल कोफैक्टर है, क्योंकि उसने ये नहीं बताया कि वो ऑर्गेनिक है, वो इनऑर्गेनिक है, वो टाइटली बाउंडेड है, वो लूजली बाउंडेड है, तो सिंपली हमने यहाँ पर लिख देना है कि ये कोफैक्टर है क्योंकि एक नॉन प्रोटीन पार्ट है। नेक्स्ट सवाल है पेप्सिन प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम सेट्स बेस्ट पीएच। दो पीएच जो है इसके अंदर बेस्ट होती है, 2 पीएच हाईली एसिडिक पीएच के अंदर काम करते हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है Which one of the following is an example of competitive inhibitor? इनहिबिटर की जो एग्जांपल है competitive malonate है या मेलोनिक एसिड, ये जाकर एंजाइम सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज के साथ अटैच हो जाता है उसकी बाइंडिंग साइट के साथ, और वहां वो सक्सिनिक एसिड को अटैच नहीं होने देता। तो सक्सिनिक एसिड जो है ये उस एंजाइम का, यानी कि जो है वो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज का सबस्ट्रेट है, और ये जो होती है फ्यूमरेट, ये प्रोडक्ट होती है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज की, लेकिन जो मेलोनेट है ये एक इनहिबिटर होता है। जी, उसके बाद 2016 के क्वेश्चन आ गए हैं जी। द कंपाउंड व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन इज लिपिड प्रोटीन पॉलीन्यूक्लियोटाइड और कार्बोहाइड्रेट्स। हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स में पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन होते हैं, इसमें एल्डो और कीटो शुगर होते हैं, तो इनकी हाइड्रोलिसिस होगी, और स्पेशली जब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की हाइड्रोलिसिस होगी तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन यील्ड करेगी। सिंपल जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो वहां ये डेफिनेशन अप्लाई नहीं होती। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है, व्हिच वन ऑफ फॉलोइंग इज द फार्मूला ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि अल्फा और बीटा में क्या फर्क होता है। अब देखें यहाँ पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अगर तो ये नीचे लगा हुआ है कार्बन पे, तो ये हम जानते हैं अल्फा है। अगर हाइड्रोक्सिल ऊपर लगा हुआ है तो ये बीटा है। यहाँ पर भी हाइड्रोक्सिल जो है वो नीचे लगा हुआ है, ये अल्फा है। यहाँ हाइड्रोक्सिल ऊपर लगा हुआ है, ये बीटा है। अब हमने आइडेंटिफाई करना है कि अल्फा डी ग्लूकोज कौन से, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो डेल्टा है, ये अल्फा डी ग्लूकोज है। तो इसमें हमने हाइड्रोक्सिल की पोजीशन देख के बताया कि ये डी ग्लूकोज है। अगर इन हाइड्रोक्सिल की पोजीशन में फर्क आ जाएगा तो वो एल ग्लूकोज हो सकती है। अल्फा और बीटा में मैंने हाइड्रोक्सिल को देखा नीचे लगाया वो अल्फा होगा, अगर ऊपर होगा तो वो बीटा होगा। जहां जैसा कि आपको डेल्टा के अंदर मिल रहा है बीटा डी राइबोस, ये एक राइबोस है, ये भी आपकी बुक के अंदर स्ट्रक्चर जो मेंशन किया हुआ है। जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन इज फॉर्म इन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ट्रिप्सिन में है इंसुलिन, केराटिन और ग्लूकागोन, तो इसमें जो करेक्ट है वो केराटिन है। वैक्सीज आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ फैटी एसिड्स विद द अल्कोहल, ग्लिसरॉल, सीरीन और सिस्टीन। अब वैक्सीज क्या है, लिपिड है। तो लिपिड में आपने सिंपली देखा कि फैटी एसिड और अल्कोहल जो है उसके साथ जो है वो अटैच होते हैं। तो ग्लिसरॉल जो है ये भी अल्कोहल है, लेकिन वैक्सीज के अंदर मेनली आप जानते हैं कि अल्कोहल प्रेजेंट होते हैं, तो इसके अंदर हम अल्फा चूज करेंगे। वैसे इसमें बीटा भी आ सकता है ग्लिसरॉल का, लेकिन ग्लिसरॉल की अगर हम स्पेसिफिकली बात करेंगे तो फिर वो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, यानी कि जो न्यूट्रल लिपिड्स होते हैं, तो यहाँ हम बेस्ट ऑप्शन अल्फा को चूज कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इज। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इसमें से कौन सा है, आपको ये पता होना चाहिए कि फॉस्फेट जो है वो दो जगह कार्बन के साथ बॉन्डिंग करता है, तो पीओसी और इधर भी पीओसी, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। लेकिन याद रखना कि एक तरफ कार्बन नंबर 5 होगी और दूसरी तरफ कार्बन नंबर 3 होगी, तो ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा। जी, उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑल एंजाइम्स रिक्वायर्ड मैग्नीशियम टू कैटालाइज द सबस्ट्रेट। द मैग्नीशियम इज द बेस्ट आइडेंटिफाइड एज द प्रोस्टेटिक ग्रुप, कोएंजाइम, एक्टिवेटर और इनहिबिटर। तो ये एक्टिवेटर है क्योंकि एक मेटल आयन है, इनऑर्गेनिक है और ये डिटैचेबल है, इसको हम एक्टिवेटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है,
द फिगर रिप्रेजेंट द इनहिबिटर, फिगर कौन से इनहिबिटर को रिप्रेजेंट कर रही है? तो हम ये जानते हैं कि यहाँ जो इनहिबिटर है वो सबस्ट्रेट की तरह का नहीं है, वो से डिफरेंट है, जिसकी वजह से ये एक नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, यानी कि वो अदर देन एक्टिव साइट जुड़ेगा, ये यहाँ आकर जुड़ेगा, सबस्ट्रेट के जुड़ने की जगह जो है वो डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 53, अकॉर्डिंग टू द डैश मॉडल द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज मॉडिफाइड एज अ सबस्ट्रेट इंटैक्ट विद द एंजाइम। अब एक्टिव साइट्स को अगर मॉडिफाई किया जा रहा है, यानी उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, सो दैट विल शोज द इंड्यूस फिट मॉडल। इससे पहले भी हमने बात की है कि दो मॉडल है, इंड्यूस फिट और लॉक एंड की। तो इंड्यूस फिट मॉडल ये बताता है कि एक्टिव साइट के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है और उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सबस्ट्रेट अटैच हो सकते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 54 पे आ जाएं। 54 में ग्राफ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ पेप्सिन इज अफेक्टेड बाय द पीएच। अब आपके पास जो ग्राफ है वो मुख्तलिफ तरह ग्राफ दिखाए हैं। अब आपको यहाँ सिंपली ये याद रखना है कि जो पीएच है वो पेप्सिन की क्या है। जैसे हम पीछे देख के आए कि पेप्सिन की पीएच 2 है, तो अब हमने ये ग्राफ वो ढूंढना है जिसके अंदर ये पीएच जो है वो 2 मेंशन की गई हो। तो अल्फा है, बीटा है, चार्ली है और इधर जो है वो डेल्टा है। तो अगर आप डेल्टा के अंदर देखेंगे तो आपको यहाँ जो पीएच है वो 2 मिल रही है, ये 2 के करीब करीब जो है हमें ये मिल रही है, तो इस वजह से हम इसमें डेल्टा को चूज करेंगे। तो इस तरह से ग्राफ से भी आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है कि किसकी पीएच या कौन से एंजाइम की पीएच ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट एमसीक्यूज जो कि डिफरेंट पास पेपर्स के अंदर आ चुके हैं। ये हमने बायोमोलिक्यूल्स पे जो कि कॉम्प्रिहेंसिव यूनिट और बहुत सारे सवाल हमने डिस्कस किए हैं और होपफुली इसी तरह के कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम्स के अंदर भी आ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।